जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने जो प्रीवियस जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उन सबको पसंद किया है और कमेंट के थ्रू बताया भी है कि आप लोगों को अच्छा लगा है। तो ऐसे ही आप लोग बताते रहिए, इससे क्या होता है कि समझ आता है कि हाँ, ये वाला वीडियो जो है सबको पसंद आया है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये कंटेंट समझ में आया है, जो मैं थीम आपको देना चाह रही हूँ वो थीम कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आया है। बहुत से लोगों के कमेंट्स मैंने देखे भी हैं। और ये कॉपी पेस्ट वाली भी बात आप समझ गए होंगे कि मैं ये कॉपी पेस्ट जो यूट्यूब पे चलता रहता है वो भी नहीं कर रही। एक अलग मतलब थीम दे रही है आप लोगों को और अलग तरीके से मैं प्रेजेंट करती हूँ चीज़ों को। तो आप लोग भी वीडियो को है थोड़ा सा और लोगों तक पहुँचाइए, आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है, क्या होता है उससे आपके साथ साथ दूसरों के तक भी पहुँचेगा इससे। ठीक है, तो चलिए, जितना भी प्यार बनाया आपने उसके लिए धन्यवाद। और जो न्यू होंगे हमारे चैनल पे उनको बताना चाहूँगी कि हम ये बीपीएससी टीचर 1.0, 2.0 और 3.0 तीनों में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को लिया जाता है और को देखा जाता है कि वो क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आया है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, वो तो ऑब्जेक्टिव रूप में किए ही जाते हैं वीडियो में। साथ में सब्जेक्टिव भी लिया जाता है कि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ से आया है, क्योंकि मैं सामने आपको प्रूफ में दिखाती भी हूँ कि ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आया है। ठीक है, साथ में और भी बुक्स के जो है आप लोग को फैक्ट्स जो है ऐड ऑन कर देती हूँ, ताकि मान लीजिए कि अगर उस बुक से जरूरी नहीं है कि उसी बुक से बार बार पूछ रहा है तो उसी बुक से ही पूछे। हर क्वेश्चंस तो फैक्ट जो है जितने भी आप उठाओगे वो सारे क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी बेस पे नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं फैक्ट्स पे भी होते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि अगर आप ये टॉपिक किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन आया उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी तक किसी एग्जाम में आए हैं वो साथ में आपको कोई भी फैक्ट छूटे नहीं, ये मतलब आपके लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और आपने देखा ही होगा जैसे पिछली वीडियो जो थी रॉलेट एक्ट पे थी, आपने देखा होगा कि पूरे फैक्ट को कवर किया गया था। उसके पीछे भी जो वीडियो थी उस पे भी किया गया था। ठीक है, हम वैसे भी देखिए, आपको लगता होगा कि डिटेल में पढ़ रहे हैं, अरे डिटेल में ही तो क्वेश्चन आया है, तभी तो क्वेश्चंस को लेके मैं उस बुक को देखती हूँ ना। जो क्वेश्चंस आए हैं आपको उसी प्रूफ में तो दिखाया जाता है बुक का कि हाँ, यहाँ पे यहाँ से ये क्वेश्चन जो है उठा के पूछा है। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने अभी ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी साइट से लिए गए हैं। और ध्यान रखिएगा जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो सेट ए के होते हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत आ रही होगी तो नंबरिंग से ढूंढ लिया कीजिए ना। ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है, तो इससे नंबरिंग है, आप थोड़ा सा इतना मेहनत आप भी करो। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए जितने सारे ये क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको दिखाऊंगी मैं कैसे ये बुक से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जैसे ये वाला देखिए, एक क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी टीचर का नहीं है, पहले ही मैं बता देती हूँ, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीपीएससी एग्जाम हुआ है ना आयोग का, अभी 68 या 60, हाँ 68 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी का है और आपने देखा ही होगा बीपीएससी से क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं, कोई डिट्टो जैसे क्वेश्चन होता है वो बीपीएससी का उठा लिया जाता है बीपीएससी टीचर एग्जाम में। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बीपीएससी टीचर एग्जाम का जो भी क्वेश्चन है उसके साथ साथ मैं बीपीएससी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी लेके आऊंगी डिटेल में, ताकि सब्जेक्टिव नहीं डिटेल में ऑब्जेक्टिव रूप में ही थोड़ा सा डिटेल करके दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, वो भी मैं लाऊंगी। आप लोग थोड़ा सा देखिए 4 तारीख से है ना मैं रेगुलर वीडियो स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा आप लोग मतलब देख रहे होंगे वीडियो धीरे आ रही होगी, लेकिन 4 तारीख से आपको रेगुलर वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और साइंस के लिए भी मैं देख रही हूँ कि कौन से बुक से कहाँ से वो क्वेश्चन लिया गया है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देती हूँ। फिलहाल हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है देखा होगा आपने पिछली बार जब ये क्वेश्चन बीपीसी में आया था तो बहुत मतलब वो लग रहा था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है इसने। ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आप डिट्टो देखोगे कहाँ से, अभी ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसी से ये क्वेश्चन आया है। तो आप इसलिए इसमें बने रहिए और देखिए, आप खुद पढ़ के देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। जैसे ये बीपीएससी टीचर एग्जाम का एक क्वेश्चन है, 1859 में के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन जो है डिट्टो वहां से अभी जो लिए हैं अपन वहां से पूछा है। ठीक है, तो ये भी अपन देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आपको आंसर वीडियो में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत समय बर्बाद हो गया आप लोगों का, वैसे देखिए ये बताना जरूरी था आप लोगों को इसलिए मैंने बता दिया। ये पहला 73 नंबर जो क्वेश्चन है, 73 नंबर, ये क्या है, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन कब था, चंपारण आंदोलन था। ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि गांधी जी का प्रथम जो सत्याग्रह था चंपारण में स्टार्ट किया गया था। उन्होंने सबने अवज्ञा की भी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करी थी, चंपारण में, क्योंकि देखिए वो जब जा रहे थे ना तो उनको वहाँ के जो अधिकारी थे उनके द्वारा रोका गया था, लेकिन वो रुके नहीं थे, तो वहीं पे उन्होंने उनके आज्ञा का पालन नहीं किया तो वही सभी ने अवज्ञा हो गया। ठीक है, और उन्हें हिंसा करके नहीं, अच्छे से ही वो अवज्ञा कर देते थे। ठीक है, गांधी जी। और ये है दूसरा, खेतिहर
सत्याग्रह। तो खेतिहर ख से खेतिहर और ख से खेड़ा सत्याग्रह, खेत का क्या होता है, फसल होगा उसमें, तो इसमें फसल चौपट होने की वजह से ये जो आंदोलन था वो हुआ था, ये सत्याग्रह। दूसरा है कपास मिल मजदूर सत्याग्रह। तो कपास मिल क्या था, अहमदाबाद वाला 1918 वाला था। ठीक है, देखिए खेरा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन दोनों 1918 का ही है। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में एक बता भी दिया था कि ये सीए के आप याद रखिएगा ट्रिक, ताकि इससे याद रहेगा कि चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह, फिर आपको खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये फरवरी में हुआ था और ये मार्च में हुआ था। ठीक है, तो ये इसके लिए मैंने ट्रिक बता दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी अहमदाबाद क्या था, कपास के मिल से जो बोनस प्लेग बोनस था ना, उसके लिए ये आंदोलन लड़ा गया था। ठीक है, और डी नंबर क्या है, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन किया गया। तो बंद क्यों हुआ था, जो असहयोग आंदोलन है स्टार्ट किया गया था वो बंद क्यों हो गया था, चौरी चौरा कांड की वजह से। वो अभी आज का यही टॉपिक ही है अपना, तो ये दिखेगा ही। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने के लिए कृषकों की दयनीय स्थिति दिखाने के लिए सबसे पहले किसने आग्रह किया था, तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ये क्वेश्चन तो हमेशा मुझे लगता है बीपीएससी पूछता है। ठीक है, ये 1960 लखनऊ की बात है, जो अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। तो ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी बुक में, कहाँ से ये लिया गया है वही टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक टॉपिक से आपको कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन मैं लेना भूल गई हूँ कि आया था 1900 वो सबसे पहले किस कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। वैसे जो क्वेश्चंस के अपन ने आज वीडियो बनाई है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगी। ठीक है, उसके बाद 136 है, इसमें से इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र के जो तीनों थे उनको जाना जाता था, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा, तो अभी मिलेगा ही आपको। फिर ये 1939 नंबर जो है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी बना के पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर ना आप लोग पढ़ के पूरा चैप्टर जब मैं पढ़ा दूंगी और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप लोग ये जो क्वेश्चन है 39 नंबर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है, अच्छा इसका आंसर मैंने नहीं टिक लगाया है। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो 136 था, किसे लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता, तो ये तीनों को जाना जाता है, तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 61। अच्छा देखिए, जिनको स्पीड कम लग रहा हो वो क्या करेंगे, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्या। और दूसरी चीज, जिनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है इस टॉपिक से कि ये क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से, सिर्फ मुझे ऑब्जेक्टिव करना है, तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी लाते हैं। तो आप आगे बढ़ा के वीडियो को देखिएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं कमेंट सेक्शन में ये डाल दूंगी कि कितने समय से जो आपका है ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन मैंने महात्मा गांधी का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया था कि इनका जो पत्र पत्रिकाएं थी कौन कौन सी थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन जब आता है ना, कि इनमें से न्यू इंडिया और यंग इंडिया जब आता है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। तो जिनको कंफ्यूजन नहीं होता है ठीक है, जिनको होता है वो देख लेंगे। जैसे देखिए ये न्यू इंडिया पूछा है, ठीक, तो इसमें क्या लिखा गया है, 9 से लिखा गया है ना न्यू इंडिया, और यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। ठीक है, यंग इंडिया। तो एक चीज बताइए, क्या महात्मा गांधी को आप यंग में ज्यादा देखते हैं या बुढ़ापा में ज्यादा देखते हैं, तो सबसे ज्यादा बुढ़ापा में आप देखते हैं। तो उससे याद रखिएगा कि यंग और बुढ़ापा ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वो कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। दूसरी चीज, उससे भी नहीं याद होता है तो ये याद रखिएगा कि एनी और न्यू, नौ किस में है, क्या महात्मा गांधी में नौ है, नहीं है। ठीक, लेकिन इनमें क्या है, नौ है। तो इसे याद रखिएगा कि एनी बेसेंट जो थी न्यू इंडिया की थी। ठीक है, तो आज के बाद से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए छोटे छोटे ट्रिक जो होते हैं उसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आपको याद कराने के लिए वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या कभी कभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे ट्रिक भी काम करते रहते हैं कभी कभी। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, ये आपका टीचर एग्जाम का नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए बीपीएससी टीचर वो जो एग्जाम हो रहा है उसमें बीपीएससी आयोग के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा और अब तक सबको समझ आ गया होगा ये बात। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन शायद 68 बीपीएससी का है। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था। ठीक है, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाया करता था।
यहाँ जिस किसान नेता की जिक्र हो रही है वो कौन है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप देखोगे एक पैरा से उठा के बीपीएससी ने डायरेक्ट पूछ दिया था क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय लोगों के दिमाग में उतनी ये क्वेश्चन नहीं थी, बहुत से लोगों की थी, लेकिन थोड़ा-सा ये क्वेश्चन जो होता है ना हौवा बनाना, वो बना दिया था इस क्वेश्चन ने। ठीक है, तो इसके तो आंसर हो जाएँगे बाबा रामचंद्र। अब आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है, अभी मैं चैप्टर जो पढ़ाऊँगी उसमें आपको ये क्वेश्चन डिट्टो उठा के मिलेगा, ठीक है? उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन जो है आज ही के टॉपिक में है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो आज ही के टॉपिक में, तो सोचिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गांधी जी को है ना डिटेल में करना चाहती हूँ, क्योंकि गांधी जी है जो है ना इतिहास के किंग है। एक तरह से जहाँ इतिहास पढ़िएगा गांधी जी तो आ ही जाएंगे। ऐसे ही नहीं आज भी नोट पे वो हर जगह, हर किसी के घर में, हर किसी के हाथ में घूम रहे हैं। ठीक है ना? तो गांधी जी हिस्ट्री में भी बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी को थोड़ा सा डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं। बाकी चैप्टर्स जो आएंगे उसको थोड़ा सा इससे लो लेवल में, मतलब थोड़ा सा मतलब कम करके पढ़ा जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स में भी मैंने ये देखे हैं कि डिटेल हो रहा है। तो देखिए डिटेल में क्वेश्चन आया है तो मैं कर रही हूँ अभी। ठीक है, गांधी जी तो हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब चलिए अपना जो वहां तक कंप्लीट हो गया था चैप्टर, जो भारत का राष्ट्रवाद था वो चैप्टर खत्म हो रहा है। और ध्यान रखिएगा इसमें असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और खलीफा आंदोलन। तो ये वाला जो चैप्टर है ना ये 12th क्लास में भी पूछा है, मतलब ये चैप्टर जो है 12th क्लास में भी है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि 12th क्लास का भी चैप्टर इसी में लेते हुए चलते हैं, क्योंकि बार बार आपको पढ़ने का अब समय नहीं रहा। ठीक है, उतना समय नहीं है कि आप बार बार पढ़ोगे। और आप लोगों को लगता होगा कि एक वीडियो आता है इतने दिन में, तो आप लोग ये भी तो देखो कंटेंट कितना अच्छा मिलता है आपको। हम्म, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखा कीजिए, और वीडियो को सबके पास शेयर किया कीजिए। ठीक है, जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब किया कीजिए। फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब करना बनता है आपका, आप लाइक करना बनता है। ठीक है, चलिए ये वाला जो है 10th क्लास की बुक है तो इसमें कम कम दिया हुआ है, मतलब हल्का फुल्का दे के वो टॉपिक्स को खत्म किया गया है। इसलिए मैंने इसमें जो भी, क्योंकि एनसीईआरटी से क्या है बीपीएससी उठा के डायरेक्ट वो पैरा को या किसी भी लाइन को उठा के दे देती है, इसलिए मैंने जो लाइन इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसमें भी मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो जैसा कि आप इसमें देखेंगे, ये वाला शायद मैंने पढ़ा भी दिया था। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति की गठन की गई। ध्यान रखिएगा कि मार्च 1919 में बंबई में क्या किया गया था, एक खिलाफत समिति की गठन की गई थी। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आगे मिलता जाएगा, इसको फिर से अपन पढ़ रहे हैं, आगे मिलेगा। और ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने फिर से इसको ले लिया है। जैसे देखेंगे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली चीज जो है इस पे काम करेंगे महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में, और वो वादा करेंगे कि 1 वर्ष में हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं देखिए कैनिंग को भी लगा था, उसने भी बोला था कि अगर ग्वालियर के सिंधियों ने भी अगर साथ दिया होता हिंदू मतलब अपने भारतीयों का, तो हमें रातों रात बोरिया बिस्तर अपने उठा के लेके जानी पड़ती। ये कैनिंग ने भी अपनी एक स्टेटमेंट जारी करी थी। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी का जो बात है ना, आप लोगों को भी पता है कि रॉलेट एक्ट में भी हंसराज कैसे धोखा दिया था। वैसे ही है कि भारतीय जो थे ना, कुछ भारतीय ठीक थे, कुछ थे उसमें, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है, एक ना एक निकल ही जाता है वैसा। तो वही कुछ भारतीय जो थे अंग्रेजों का साथ देते थे, जिसकी वजह से जब घर का ही मेंबर साथ देता है तो घर में किसी को भी घुसना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ये चीज थी। इसमें देखेंगे कि असहयोग का विचार कैसे बन सकता है, गांधी जी का सुझाव क्या था, उन्होंने कैसे वो करी थी अपना, तो ये भी देख लेंगे क्योंकि उनका सुझाव है गांधी जी का। तो सभी को पदा अपनी जो वो क्या कहते हैं उपाधियां मिली थी उनको लौटाना था। ठीक है, तो गांधी जी ने भी ये सुझाव दिया कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लौटाया, उन्होंने कहा कि ये तमगे लौटाने के समय आ गए हैं। उसके बाद स्कूल जो भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर असहयोग आंदोलन कर रहे हैं फिर भी ये नहीं मानता है तो अपन क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये वाला कहीं हो सकता है कि पूछ दे कि कौन कौन जो था गर्मियों में साथ में घूम रहा था समर्थन जुटाने के लिए। तो देखिए 1920 में 20 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं कर रहे थे। ठीक है, देखिए क्या होता है, एनसीईआरटी से उठा के वो टर्म्स ले ले रहा है, इसलिए मैं टर्म्स जो है हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक है,
इसके बाद इसमें ये इंपॉर्टेंट है, वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का, देखिए कांग्रेस जो थे ना, जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाने की बात की गई थी, तो कांग्रेस है बहुत जो थे वो कह रहे थे कि नहीं अभी चुनाव होने वाला है विधायी परिषद की, विधानमंडल वाली, तो हम लोग इसको तो मतलब लोग हिंसक में बदल जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा अभी रहने देते हैं, पहले जो है चुनाव हो लेने देते हैं, ठीक है। और हुआ भी यही कि क्या हुआ, बाद में इन्होंने नहीं दिया अपना, इन लोग हट गए पीछे, क्योंकि कांग्रेस फिर गांधी जी के साथ हो गए थे, और फिर उन्होंने क्या किया था कि गांधी जी के कहने के अनुसार उन्होंने इस चुनाव का जो है बहिष्कार किया। और बाद में क्या हुआ कि नरम दल वाले जो थे वो उन्होंने जाके इसमें भाग ले लिया और वो जीत भी गए, और कोई फायदा नहीं हुआ जब अपने कांग्रेस थे वो विधानमंडल तक पहुंच नहीं पाए, तो पहुंचेंगे नहीं किसी मतलब एक मान लीजिए जो एक टेबल है, आप उस टेबल में इनवाइट ही नहीं किए गए, तो इस टेबल के जो लीडर है उसको आप अपनी बात कैसे कहोगे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है ना, गांधी जी मतलब जो कहे थे कि हाँ, विधायी परिषद जो चुनाव होने वाली है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए था। बाद में वो कांग्रेसों को लगा कि नहीं हमने ये गलती करी है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के आप देखेंगे जो डिसएडवांटेज है मतलब दुर्बलताएँ हैं वो सामने आएगी। कैसे खिलाफत आंदोलन भी बाद में मतलब सफल होके भी ना सफल रहा, ठीक है। कैसे स्वराज का लक्ष्य पाने का लक्ष्य रख के भी हम नहीं पा पाए। कैसे हमने जो मुसलमानों का है सपोर्ट लेकर भी फिर मतलब उसको संभाल नहीं पाए, वो हाथ से निकल गया, रेत की तरह फिसल गया, ठीक है। ये सब देखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद कहाँ था, 1920 में, ये भी वाला ध्यान रखिएगा आप। देखिए इसमें फैक्ट्स मैं बताती जा रही हूँ, अभी डिटेल में इसको देखेंगे अपन। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई, ठीक है। अब बहिष्कार किसे कहते हैं ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, आमतौर पर यह विरोध एक रूप होता है, ठीक है। बहिष्कार करना मतलब मान लीजिए आपका दोस्त है, आप उससे लड़ाई कर रहे हैं तो उसको जाके मारेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मारने से तो अहिंसा हो जाएगा। तो आप उसको मारेंगे नहीं, आप क्या करेंगे अपने मन ही मन में उससे दूरी बनाने लगेंगे और उससे बात करना बंद कर देंगे। ये क्या होगा, उसका आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो बहिष्कार हो गया उसका। इस तरह की बातें करनी थी महात्मा गांधी के व्यू से, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए टर्म्स याद रखिएगा, विदेशी कपड़े बहिष्कार, जुलाई 1922 की ये दृश्य दिखाई जा रही है, ये वाली जमा किए जा रहे थे और चरखा का मतलब प्रचार किया जा रहा था कि आप लोग खादी वस्त्र पहने। देखिए ये भी जो है बाद में विफल हुआ, क्योंकि खादी वस्त्र इतने महंगे होने लगे कि क्या हुआ कि लोग फिर से पश्चिमी जो कपड़े थे ना वो सस्ते मिलते थे। तो आज भी चाइना का जो मोबाइल है देखते हैं आप, एग्जिस्ट करता है भारत में। नोकिया कैसे पीछे छूट गया, क्योंकि वो महंगा था और फीचर्स भी कम देता था। चाइना का मोबाइल क्या है, बहुत सारा फीचर देता है और सस्ता भी मिलता है। वैसे ही क्या हुआ कि विदेशी कपड़े जो थे ना वो सस्ते मिलते थे, और जो ये खादी था वो भारत में बनाया तो जाता था, लेकिन इंडियंस मतलब मेड करते थे उसको, लेकिन क्या होता था कि वो महंगा पड़ता था। तो महंगाई की तरफ कुछ ही दिन तक आप आंदोलन करके महंगाई की तरफ जा सकते हो, बाद में धीरे धीरे आपको मूव ऑन करना पड़ता है कि हाँ चीज़ों को जैसे सस्ता है तो थोड़ा सा अपनी बजट, आर्थिक बजट देखते हुए ही इंसान काम करता है। तो वैसे ही क्या हुआ, भारतीय फिर से लौट गए थे पश्चिमी कपड़ों की तरफ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि विदेशी कपड़ों को क्यों जलाया गया था, क्योंकि विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं संस्कृति प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। ध्यान रखिएगा ये वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विदेशी कपड़ों को जलाया क्यों गया था, क्योंकि भारतीय जो थे उसको पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक मानते थे, ठीक है। ये भी देख लीजिए आप। असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन जो था पैरेलल ही चला था एक तरह से। 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। देखिए 1857 की भी अपनी अपनी सबकी पर्सनल हित थी, लेकिन थोड़ी सी उसमें राष्ट्रीयता की कमी थी। लेकिन इसमें थोड़ी सी राष्ट्रीयता इससे अपर लेवल की थी, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें सबकी अपनी अपनी एक आकांक्षा थी, ठीक है, कि हाँ हम ये करना चाहते हैं। सबके मन में जो था ना स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए सबका अर्थ अलग अलग हो गया, ठीक है। मतलब सबके मन में जो अर्थ थी वो अलग अलग थी। उसके बाद देखिए आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। शहरी लोग जो थे स्टार्ट किए पहले, और मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। हजारों विद्यार्थियों ने, आपको पता ही है कि असहयोग आंदोलन के समय ही जो अपने जयप्रकाश नारायण थे, 20 दिन मात्र उनको एग्जाम में छुट्टी थी। असहयोग आंदोलन ही था, हाँ 20 दिन मात्र उनका एग्जाम का छूटा था, और उन्होंने अपनी एग्जाम नहीं दी और वो क्या किए, असहयोग आंदोलन में कूद गए थे, ठीक है। तो वैसे ही विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षक ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया।
मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, जो भी मैंने बताया परिषद का जो चुनाव था वो बहिष्कार किया गया था। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी, अब इसका जो पैराकार लेने का मतलब मेरा यही था कि यहाँ याद रखिएगा आप, गैर ब्राह्मणों द्वारा जो थी एक जस्टिस पार्टी बनाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। तो आपको क्या याद रखना है कि गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई, मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे उन्होंने एक क्या किया था, जस्टिस पार्टी का निर्माण किया था, मैंने जस्टिस पार्टी स्टेब्लिश किया था, ठीक है। और वो जो थे काउंसिल में प्रवेश, वो सोचते थे क्या कि हम जब इस चेयर पे इनवाइट ही नहीं किए जाएंगे तो इस चेयर के लीडर को हम अपनी बात कैसे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उनको लगता था कि हमें अपने बात को रखने के लिए हमें इस जो चेयर है उस मतलब अपनी जो एक मतलब मीटिंग हो रही है तो उस रूम में आप जब तक जाओगे नहीं, आप अपनी बात रखोगे कैसे। वैसे ही इनका मानना था, तो कहीं ना कहीं ये लोग ठीक ही कह रहे थे। गैर ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे, वो ये कौन से थे लोग, गैर ब्राह्मण थे, ठीक है। तो एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जस्टिस पार्टी ने काउंसिल में मतलब चुनाव का बहिष्कार किया था या नहीं किया था, ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो ये गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी थी वो काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं, ऐसा उनका मानना था, इसलिए उन्होंने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था, ठीक है। और बाद में कांग्रेस भी पछताए थे क्योंकि उनने क्या किया, बहिष्कार कर दिया और बाद में वो विधानमंडल में पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है, बाहर ही रह गए थे। तो उन्होंने भी बाद में उनको पछतावा हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। अब पिकेटिंग वर्ड जो है आप देखेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी ने खुद समझा दिया है। पिकेटिंग का मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं पिकेटिंग, पैक कर देना। उसके बाद ये क्या हुआ, पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था, उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर सोचिए सीधे 57 करोड़ पे आ गई थी, ठीक है। इतने बड़े लेवल पे बहिष्कार किया गया था उन विदेशी कपड़ों का। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारिकों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, ठीक है। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे जैसे कि खादी कपड़े, तो उससे क्या हुआ कि आप जब अपने भारत की चीजों को खरीदोगे तो उससे क्या होगा, हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये भी हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। अब यही देखिए यहीं पे ये चीज आती है कि क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या हुआ, ये धीमा पड़ने लगा, ठीक है। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगे होते थे, गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। सही बात है कि जब वो बहुत महंगे मिलेंगे इसके अपेक्षा, मान लीजिए आपको कहीं भी चीजें 50 रुपीज की मिल रही है और कहीं मात्र 5 रुपीज की मिल रही है, और आपकी जो बजट है, आर्थिक जो स्थिति है, फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है वो इसकी है, तो क्या आप ये अफोर्ड कर पाओगे, तो एक नॉर्मल सी बात है कोई नहीं कर पाएगा। वैसे ही क्या हुआ कि गरीब उसे नहीं खरीद पाते थे, वे कपड़े जो थे लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन कपड़ों का। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों का स्थापना जरूरी था ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक स्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, ठीक है। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में क्या हुए, दिखाई देने लगे, ठीक है। मतलब फिर से लोग अपने अपने जगह पे पहुंचने लगे। आज भी भारत में ऐसा ही होता है, अगर कोई मुद्दा आता है तो सब कोई खूब हाई पीक पे उसकी विरोध करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हुआ था। अच्छा, जिनको देखिए लग रहा होगा स्पीड भी स्लो है तो स्पीड फास्ट करके देखेंगे, और दूसरी चीज सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप वीडियो को आगे करके ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, ठीक है। हमें डिटेल में इसलिए लेना है क्योंकि क्वेश्चन इसी से मतलब पूछे जा चले आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे मेरा कहना है कि हमें डेटा देना चाहिए, ठीक है। चलिए, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। इसमें सभी मध्यम वर्ग से लेकर गरीब वर्ग पे सभी साथ दिए थे। किसान ने और आदिवासियों ने भी इसमें साथ दिया था, ठीक है।
अब ये वाला देखिए क्वेश्चन जो अभी मैंने बीपीएससी का बताया था ऊपर वाला में, देखिए ये यहीं से उठा के क्वेश्चन सीधे उठा के उसने पूछ दिया था, ठीक है, नाम के साथ और पूरा अच्छे से पूछा था। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, यही तो क्वेश्चन में पूछा था। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे, ठीक है। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे, ठीक है। किसानों की बेगार करनी पड़ती थी, पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके, ठीक है। मतलब लंबे समय तक उनको नहीं दिया जाता था कि ताकि वो अपना अधिकार न जमाने लगे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार को खत्म किया जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया था, तो आपने देखा ही होगा नाई धोबी आंदोलन भी चलाया गया था। पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। तो आपको ये याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का कब दौरा किया था, तो 1920 में दौरा किया था। स्टेटमेंट में मतलब नहीं होता कि मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन डाला जा सकता है। उसके बाद अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा की गठन की गई। अब किसान सभा की गठन किसके नेतृत्व में की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, रामचंद्र और अन्य कुछ लोग थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला जो पैरा है इसलिए लिया था कि अवध किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आप देख सकें, ठीक है। और थोड़ा सा अपन गिरमिटिया जो मजदूर थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। और बेगार किसे कहते हैं? बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, ठीक है। आप किसी से काम करवा लिए और पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसका कोई भी जो मतलब एक रिवॉर्ड्स होता है, चाहे जो भी होता है कि काम करवाए तो इतने पैसे उसको दे दिए, वो वाला नहीं चलता था, तो उसको कहते थे बेगार, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर किसको कहते थे? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे जो लोगों का काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। उन्हें बाद में क्या कहते थे? गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट अनुबंध के तहत ले जाया जाता था, मतलब लेके जाते थे, एक एग्रीमेंट बनता था, ठीक है। इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे थे। आज भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो गाँव में कुछ और वर्ड से बोला जाता है, मतलब कि उसको चेंज ही कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ, आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इन्हें इंडेंचर्ड लेबर भी कहा जाता था, ठीक है। तो इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है? इंडेंटर्ड, ठीक है। अब ये गिरमिटिया मजदूर थे जो थे, एग्रीमेंट देखते होंगे आप, एग्रीमेंट वर्ड से मिलता जुलता है गिरमिटिया, ठीक है। तो एग्रीमेंट वर्ड को है ना बोलने लगे लोग धीरे धीरे गिरमिटिया, तो उसी को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो आप याद रखिएगा, ये लोग कहाँ? फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज में ले जाकर बाहर जो है ये काम करते थे किसी अनुबंध के तहत, ठीक है। तो उनको कहते थे गिरमिटिया मजदूर। और गिरमिटिया मजदूर के समय बाबा रामचंद्र किसानों के नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अपन यहाँ थे, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस के ने अवध के किसान संघर्ष इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था, ठीक है। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। ये तो आज भी होता है, अपने भारत में भी होता है, ठीक है। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। तो ये भी याद रखना है, गांधी जी ने क्या ऐलान करा था कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन जो है गरीबों में ही बांटी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षा को सही ठहरा रहे थे, ठीक है। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, ये जो आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियां हैं, तो अब ये भी याद रखना है आपको कि ये जो गुंडेम, ज्योग्राफी वाले भी ध्यान रखेंगे कि ये जो आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियां हैं, ये गुंडेम पहाड़ी जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। में 1920 के दशक में की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया, ठीक है। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। सिंपल सी बात है, जो अपने गांधी जी थे वो अहिंसा के मतलब पुजारी थे, तो वो हिंसा तो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये वाला जो आंध्र प्रदेश का गुंडेम पहाड़ी है ना, ये अभी आपको आगे मिलेगा, मैं उसमें डिटेल में बताऊंगी कि ये सीताराम, ये अल्लू राम जो थे वो कैसे उन्होंने ये काम किया था, उनको कब फांसी हो गई थी, ठीक है। इसके बाद आप ये भी देख लेंगे, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने जो गुजरात में बारदोली सत्याग्रह किया था और उसके बाद औरतों ने उनको क्या किया था? सरदार की उपाधि दी थी। तो यही वाली चीज यहाँ पे दी गई है,
और इसमें मैंने ट्रिक भी बताया था कि ब से वल्लभ भाई पटेल और ब से बारडोली सत्याग्रह, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद ये एक फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत, पहले उत्तर प्रदेश को कहते थे, में राय बरेली के पास पुलिस के किसानों पर गोली चलाई गई थी। कितने तारीख को? 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में राय बरेली के पास पुलिसों ने किसानों पर गोली चलाई थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू वहां मिलने उलने गए, बाद की बात है, ठीक है। उसमें इम्पोर्टेंट वही था। यहाँ देखेंगे वो जो अभी आपने ऊपर देखा था आंध्र प्रदेश वाला, गुंडेम पहाड़ी वाली, उसमें देखिए अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। आपको पता ही है कि आदिवासी शुरू से ही जंगलों में अगर कोई भी किसी भी तरह की चेंजिंग की जाती है तो अभी भी आवाज उठाते हैं, और तब भी उठाते थे। अंग्रेजी सरकार बड़े बड़े जंगलों में क्या दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इन पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे, केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था। अब सिंपल सी बात है, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, ना केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जो सदियों से अधिकार उनको मिल रहे थे, वो अधिकार भी उनसे छीने जा रहे हैं, ऐसा उनको लगने लगा था। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। आज भी देखिएगा जंगलों में जो है ना, अगर सरकार जो है अगर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए रोड वगैरह का निर्माण करती है, तो आज भी जो है ना आदिवासी इसका विरोध करते हैं। तो तब कैसे नहीं करेंगे, उस समय भी करते थे, ठीक है। उस समय तो लकड़ियों पे खाना बनाना, ये सब बहुत सी चीजें जो थी फेमस थी। आज तो लकड़ियों का कम ही जरूरत पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अल्लूरी सीताराम। ये अल्लूरी सीताराम जो है, आपने एक मूवी देखी होगी ट्रिपल आर, ठीक है। ट्रिपल आर में ये कौन थे? एक तो एनटीआर था, और एक जो अपने हीरो थे ये रामचरण, रामचरण थे, ठीक है। तो रामचरण जो था ना, वही बना था अल्लूरी सीताराम, और जो एनटीआर था वो क्या बना था? कोमाराम बना था वो, ठीक है। तो वो जो मूवी है ना, इन्हीं पे बनाई गई, अल्लूरी सीताराम पे, जो है रामचरण जो है अल्लूरी सीताराम के जो रोल है वो निभाए थे, ठीक है। राजू के, अब इनके बारे में, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में एक दिलचस्प, वो एक बहुत दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, ठीक है। अब वो शक्तियों में क्या सोचते थे? वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते थे, तथा गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती, जबकि ऐसा नहीं होगा, मार ही देगी गोलियां। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों का विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है, ठीक है। और ये जो सीतारमन थे वो कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद ईश्वर का अवतार माना जाता था। इनकी फांसी अभी हम देखेंगे 1924 में कैसे इनको फांसी लग गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। ये किससे प्रभावित थे? अल्लूरी सीताराम जो थे, ये भी महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। अब ये पूछा जाए कि अल्लूरी सीताराम किससे प्रेरित थे, तो असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे, ठीक है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, जो गांधी जी ने भी किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुंडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे, ठीक है। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई, यही देखिए आप। उनको क्या हुआ? 1924 में जो अल्लूरी सीताराम थे उनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो चलिए, उनका सिद्ध भी हो गया कि गोली उन्हें नहीं मार सकती है, उनको फांसी दी गई बाद में। राजू अपने लोगों के बीच फिर भी क्या हुए? लोकनायक बन चुके थे। अब ये वाला जो बगानों में स्वराज है, इसमें एक क्वेश्चन, ये जो अभी आपने ऊपर देखा था, अब आप उसका आंसर खुद लगा पाएंगे। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराजों की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि उन चार दीवारियों के से जब चाहे आ जा सकते हैं, ठीक है। उनको लगता था कि हमारी आज़ादी इसमें है कि हम ये चार दीवारी में जो बंद हैं, जब चाहे आ जाएं और जब चाहे चले जाएं, इसमें क्या है, तो उनकी आज़ादी हो जाएगी। तो सबके लिए अपनी एक आज़ादी की अलग अलग जो थीम थी वो थी, देखा ही आपने ऊपर में, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब कि वे अपने गाँव में से संपर्क रख पाएंगे। देखिए यही वाला था 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यही वाला क्वेश्चन था कि इस अधिनियम के थ्रू
क्या था? तो यही वाला तो ऑप्शन में था कि बिना इजाज़त के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यही वाला क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी टीचर में ही आया था, तो इसलिए मैंने इसको भी हाइलाइट कर दिया है। और देखिए इसी चैप्टर से ही कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने भी क्या किया, गांधी जी के साथ देने लगे और उन्होंने भी खूब हड़ताल किए, उनकी पिटाई भी हुई। फिर स्टीमर वगैरह इन सब का जो क्या किया उन्होंने, देखिए ये रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण रास्ते में फंस गए, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई करी थी लोगों ने, ठीक है। इस स्थानीय आंदोलनों का अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब यही था कि फिर भी जब वो लोग है ना अंग्रेजों से मतलब वो किए थे, फिर भी वो लोग थोड़ा सा क्या हुआ था कि उतना मतलब अपनी जो सफलता थी वो पा नहीं पाए थे, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में जो था ना यहीं तक इम्पोर्टेंट मुझे लगा था, इसलिए मैंने इतना ही ले लिए थे। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट अब कुछ नहीं था। अब चलिए ये 12th क्लास की जो है सेम चैप्टर है, अगर तो मैंने इसलिए क्या किया 12th क्लास की भी जो है कटिंग इसमें डाल दी है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंस तो ये हो गई कि इतिहासकार चंद्र देवसेन नाम के जो थे उनका वो एक टिप्पणी था, मतलब उनका मानना था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था, जबकि वो चंपारण आंदोलन किए थे तो मतलब अपने बिहार के तरफ से चंपारण आंदोलन के बाद उनको महात्मा की जो पदवी थी वो मिली थी, ठीक है। लेकिन ये कौन है जो अपोजिट, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किसका मानना था कि वो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा जो है भारत में ही बने थे। लेकिन एक इतिहासकार चंद्र देवसेन जो है वो उनका क्या टिप्पणी है कि वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है महात्मा दक्षिण अफ्रीका में ही बन गए थे। इसमें यही इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया था, ठीक है। आपको याद ही है कि महात्मा गांधी कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। इनकी मृत्यु भी दिखेगी अभी, कैसे 30 जनवरी को इनको गोडसे ने गोली मार दी थी, और ये कैसे आज़ादी दिलाने के बाद कुछ ही मतलब महीने बस देख पाए थे आज़ादी को, ठीक है। ये भी देखेंगे अपन। उसके बाद इस चैप्टर में जो है आपको वो वाला जो मैंने लाल बाल पाल वाला क्वेश्चन दिखाया था उसका देखिए यहाँ पे आंसर है। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन दे, आपको पता ही है 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो कैसे स्वदेशी आंदोलन ने एक अच्छा सा रूप लिया था, मोड़ लिया था, और बहिष्कार शब्द का वर्ड का यूज किया गया था उसी समय पहली बार। और वंदे मातरम भी उसमें एक गीत जो थी वो मतलब एक होता है ना जोश के लिए भरने के लिए गीत जो है हेडलाइन बनी थी, ठीक है। तो 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्ग के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था, ठीक है। तब महात्मा गांधी यहाँ नहीं थे। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया था। कौन कौन से वो नेता थे, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, अब पूछा जाएगा लाल बाल पाल कौन कौन है, तो उसमें हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, और पंजाब के लाल लाला लाजपत राय, ठीक है। तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, और अपने ये बंगाल में कौन थे, तो बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद आपको पंजाब के लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि तीनों कहाँ कहाँ से थे, ठीक है। महाराष्ट्र के थे अपने तिलक जी, और बंगाल से थे अपने बिपिन चंद्र पाल। बहुत से बंगाल और बहुत से विपिन वैसे भी हो रहा है। और गंगाधर तिलक को तो सबको ही जानता है कि जो गणेश महोत्सव है उन्होंने ही स्टार्ट किया था, तो वो महाराष्ट्र से ही थे। और महाराष्ट्र में आज भी जो गणेश उत्सव है बहुत अच्छे से मनाया जाता है। उस समय उन्होंने इसलिए गणेश उत्सव मनाया था कि ताकि लोगों को इकट्ठा कर सके, ठीक है। तो वो आज भी मनाई जाती है। और जो अपने ये लाला लाजपत राय हैं उनको पंजाब केसरी कहा जाता है, ये पता ही है, और ये पंजाब से थे, ठीक है। ये तीनों क्या है, लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इनको ये नाम दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने ये ले लिया था। और अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है कि ये लोग उदारवादियों के थे या उग्रवादियों में थे, ठीक है। देखिए बाद में क्या हुआ था ना कि परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी भी जो है विकास हो गया था, तो ये भी अपन आगे देखेंगे अपन, ठीक है। ये भी एक मतलब मिलेगा आपको। लाल बाल पाल तो आपको पता ही है उग्रवादियों में शामिल थे, और एक कौन थे, अरविंद घोष थे। वो भी जो है वो इनके ही साथ में थे, ये भी याद रखिएगा, जिन्होंने निष्क्रिय विरोध सिद्धांत दिया था। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष रहने का, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि किसने उनको 1 वर्ष तक लर्निंग मतलब कहा था कि लर्निंग स्टेज में रहिए, आप आए हैं तो 1 साल तक, और भारत को घूम के देखिए, किसने कहा था, गोखले ने कहा था, इनके जो राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, रनाड़े। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, आरजीएम।
यानी कि महात्मा गांधी के कौन थे? गोखले, और गोखले कौन थे? रनाड़े। ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए क्या हुआ कि जो गांधी, ये भी क्वेश्चन आता है कि पहली बार गांधी जी ने कहाँ पे अपना पहला भाषण दिया था? तो वो दिया था बनारस में। वही वाली ये कहानी यहाँ पे आ रही है। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में आए थे। इस समारोह में अब इसका बीच में मैं बता देती हूँ क्या हुआ था कि ये जो मदन मोहन मालवीय हैं 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उन्होंने, ठीक है। और उसके 1919 से लेके 1939 तक कुलपति भी रहे थे। हुआ क्या कि उन्होंने महात्मा गांधी को उद्घाटन समारोह में बुलाया था। उस समय जब महात्मा गांधी गए तो देखे कि वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो बड़े बड़े लोग हैं। वो कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़े पैसे वाला है, मतलब कोई राजा है, इस टाइप के लोग जो हैं वहां पे इकट्ठे हुए थे। लेकिन कोई गरीब या किसान नहीं दिखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं इस जो भीड़ को देख के खुश नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने ये बात कही थी वहां पे। उसके बाद उन्होंने ये बात समझाई थी अपने भाषण में, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने आप को इन अलंकारों से मुक्त ना कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतन की भलाई में ना लगा दें, ठीक है। वे कहते हैं कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। मतलब उनका कहना था कि किसान, मान लीजिए आज अनाज उपजाता है, जैसे आलू कौन उपजाता है? किसान उपजाता है। लेकिन उसको चिप्स बना के महंगा कौन बेच रहा है? बिजनेसमैन बेच रहे हैं। और किसान को बस वही जो आलू का भाव है छोटा मोटा वो मिल जाता है, बस उसी में वो खुश हो जाता है। तो यही वाली चीज उनको लगती थी कि नहीं, जो ये चिप्स पैकेट पे मिल रही है ना, वो जो प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए किसको? किसान को मिलना चाहिए, ठीक है। उनका कहना था गांधी जी का। और आज भी बहुत सारे नेता ये बोलते हैं, वैसे करते नहीं है, ठीक है। उसके बाद लाभ स्वयं अथवा नहीं लेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, उनका मानना था कि ना वकील, ना डॉक्टर और ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद ये भी देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों के संभव से एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का घोतक था। तो ध्यान रखिएगा, जो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वो भारतीय प्रयासों के संभव से एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना थी, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के लिए सुर मिलाने की अपेक्षा क्या किया? लोगों और किसानों के कामगारों की बड़ाई करी थी। उसके बाद अब ये क्वेश्चन में आता है कि पहली बार भाषण उन्होंने कहाँ दिया था? तो फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही एक उद्घाटन था। यही पहला उनका था। अब यहाँ देखिए दिया है, इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा महात्मा गांधी की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो क्वेश्चन आता है कि पहली जो महात्मा गांधी की भाषण थी वो कहाँ थी? तो बनारस में थी, ठीक है। दूसरी चीज ये पूछा जा सकता है कि इच्छा की जो प्रथम सार्वजनिक सभी के सामने उन्होंने अपनी उद्घोषणा कब की थी? तो वही बनारस में ही की थी, ठीक है। और एक ये भी आता है कि अनासक्ति जो योग था उनका, तो कौशानी में उन्होंने पहली बार ये क्या किया था? वहां पे गए थे एक बार उत्तराखंड, कौशानी में, तो वो 14 दिन में मात्र एक बुक लिख दिए थे जो अनासक्ति, हाँ, अनासक्ति योग पे उनका एक बुक था, ठीक है। स्विट्जर, और उन्होंने उत्तराखंड को, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बताया था भारत का। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के व्यू से देखा जाए तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कौन सा है? उत्तराखंड है, ठीक है। कौशानी में जब वो रुके थे ना तब की बात है। और वहां पे उन्होंने एक अनासक्ति आश्रम, आज भी है वहां पे, तो अनासक्ति आश्रम और अनासक्ति योग बुक की जो है वहीं पे उन्होंने मतलब लिखा था, ठीक है। उसके बाद उसी यहाँ पे अब देखेंगे अपन, उसी वर्ष अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों की नियमों की व्यवहार में लाने का अवसर मिला, ठीक है। उन्होंने अपने मतलब सबके सामने लाया और फिर नियम को क्या किया? व्यवहार में यानी कि यूज में किया। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में, अब ये वाला क्वेश्चन जो था अभी बीपीएससी ट्री में डिट्टो पूछा था, ठीक है, मतलब सेम टू सेम, ठीक है। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार के चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि पहली बार चंपारण के बारे में किस अधिवेशन में, कहाँ पे जो आपको चर्चा की गई थी, तो वो कौन था? दिसंबर 1916 में लखनऊ वाली जो अधिवेशन थी उसी में। और रामचंद्र शुक्ल जो थे यहाँ पे महात्मा गांधी से अपनी जो नील उत्पादन की जो तिनकठिया पद्धति थी ना उसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे हमारे वहाँ के चंपारण के किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है। जो नील दर्पण है अपने देश बंधु जी की, उनकी जो बुक है उसमें भी ये दिखाया गया है, ठीक है, बगानो मिल्क के बारे में। 1859 में आपने देखा होगा बंगाल में भी क्या है, नील
जो आंदोलन था वो भी स्टार्ट हो गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहली बार कब, तो ये वाला क्वेश्चन यहीं से उठा के वो क्वेश्चन पूछा गया था अभी। ठीक है, आप ऐसे ही देखते चलेंगे, सब क्वेश्चन मिलता जाएगा। अब यहाँ देखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत और अंत, ये 12th क्लास की थोड़ा सा जो बुक है उसमें डिटेल से दिया है, साथ में अपन थोड़ा सा ऐड ऑन भी कर लिए हैं दूसरे बुक से कुछ टर्म्स जो है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा 1920 नागपुर अधिवेशन जो अभी ऊपर देखा था हमने, में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव जो है किसने पास किया था? सी आर दास ने पास किया था। ध्यान रखिएगा, जब असहयोग आंदोलन की बात हो रही थी ना, तो सी आर दास ने उसका विरोध किया था, लेकिन बाद में 1920 में उन्होंने ही, सी आर दास ने ही क्या किया था, इस प्रस्ताव को मतलब पास किया था। तो जैसे वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पास किया था, क्वेश्चन आता है, वैसे ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्ताव पास किया था? तो ये प्रस्ताव रखा था सी आर दास ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। तो जो अपने सी आर दास है, चित्तरंजन दास, ये कब अपनी वकालत छोड़े थे? तो असहयोग आंदोलन के समय छोड़े थे। और स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में ही दिया था, अभी हमने ऊपर देखा था, और उन्होंने वादा किया था कि 1 वर्ष में हम भारत को स्वराज की प्राप्ति करा देंगे। और ये क्वेश्चन भी आता है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की प्राप्ति हम 1 वर्ष में पा लेंगे? तो कौन सा था वो? असहयोग आंदोलन था। ठीक है, और पूछा जाए क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, फर्स्ट मास मूवमेंट कौन था गांधी जी का? तो वो असहयोग आंदोलन ही था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद विदेशी वस्त्रों को जलाए जाना निष्ठुर बर्बादी किसने बताया था? कहीं ना कहीं ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उनका कहना ये था कि जो खरीद चुके हैं सामान, उसको हम अब जला रहे हैं, तो उसमें अंग्रेजों का क्या मतलब वो है? आप विरोध प्रकट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने तो पैसे दे के खरीदे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं अपना ही चीज जला रहे हो। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये जो कपड़े जलाए जा रहे हैं, ये एक निष्ठुर बर्बादी है। तो ये पूछा जाएगा कि गांधी जी ने तो कहा था कपड़े जलाने का सपोर्ट किया था, वैसे यहाँ पता नहीं, वैसे अहिंसा दिखता है, लेकिन पता नहीं बुक में तो यही है कि उन्होंने ये दिया था, जबकि वो महात्मा गांधी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो किसने, अगर कपड़े विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, किसके स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है अपने रविंद्रनाथ टैगोर की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद वकालत जो छोड़ने की बात आई है, तो सी आर दास ने तो छोड़ा ही छोड़ा था, साथ में और कौन ने छोड़ दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, सी आर दास ने, प्लस राजेंद्र प्रसाद जो थे अपने बिहार के, वो भी जो है उस समय वकालत छोड़ दिए थे। ठीक है, राम गोपालाचारी जी ने भी छोड़ा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी छोड़ा था। याद रखिएगा, ये लोग भी वकील से मतलब वकालत से रिलेटेड मतलब थे जुड़े हुए। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी भी एक व्यवसायिक और वकील थे पेशे से। ठीक है, तो वैसे याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद ने भी वकालत छोड़ी थी, पटेल ने भी छोड़ी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, राजगोपालाचारी, उसके बाद सी आर दास और मोतीलाल, इन्होंने भी वकालत छोड़ी थी। उसके बाद आप ये थोड़ा सा देख लेंगे कि जो अपना विरोध है, जब कलकत्ता में जब पहली बार मतलब 1920 कलकत्ता अधिवेशन जो सितंबर में हुआ था, उसके बाद ये नागपुर वाला हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था कि जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था, तो मैंने अभी बताया कि सी आर दास ने क्या किया था, विरोध किया था। तो उनके साथ साथ और कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय भी थे, आसफ अली भी थे, टी प्रकाशन भी थे। उन लोगों ने मिलकर क्या किया, विरोध किया कि नहीं, अभी 1920 का जो विधान परिषद चुनाव होने वाली है, उसके लोग हिंसक रूप ले लेंगे, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। अभी वो लोग नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन को शुरुआत किया जाए, लेकिन बाद में सी आर दास ने ही ये प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि गांधी जी मना ही लेते हैं। उसके बाद ये देखिएगा कितने मत पड़े थे, 884 विरोध मत होने के बाद भी 1886 पक्ष जो थे उनके मतलब वोट जो थे पक्ष में पड़े, और ये असहयोग आंदोलन बाद में नागपुर अधिवेशन 1920 में संपूर्ण बहुमत से पारित हो गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें अभी कुछ कुछ टॉपिक है जो टर्म्स है जो मैंने हाईलाइट किए हैं। देखिए 1917 में अधिकांश समय महात्मा गांधी ने किसानों के लिए दिए, जो नील की खेती थी उसके लिए। ठीक है, 1918 में गांधी जी गुजरात में अपने गृह राज्य, उनका गुजरात में ही पोरबंदर में जन्म हुआ था, तो वहीं के थे ही, तो ये गृह राज्य हो गया उनका नेटिव प्लेस। 2 अभियानों से संलग्न रहे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद, अब ध्यान रखिएगा कि आता है सजाने के लिए, तो देखिए 1918 फरवरी की बात है ये। ठीक है, जो अहमदाबाद आंदोलन है ना, फरवरी में 1918 में हुआ था, तो पहले ये आएगा, फिर आपको आएगा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो उन्होंने अहमदाबाद के श्रम विवाद, यानी कि वो जो मिल था ना, उसमें प्लेग बोनस जो था 35% दिलाने में, वो पास भी रहे थे। कहीं कहीं 33% भी दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह मैंने यही देखा है कि 35% प्लेग बोनस जो था उन्होंने दिलाने में वे सक्षम रहे थे। 20% वो देना चाह रहे थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, 35% तक कर दिया था। ठीक है,
उसके बाद ये पहला जो अहमदाबाद था, दूसरा जो उनका आंदोलन था वो क्या था, श्रम विवाद से था, और तीसरा जो उनका खेड़ा आंदोलन था, तो ख से खेड़ा और ख से खेत, तो वो खेतिया खेत में क्या होता है, फसल, फसल चौपट होने की वजह से उन्हें किसानों की लगान माफ करना। अब जब फसल ही नहीं होगा तो वो लगान कहाँ से देंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि लगान को जो माफ किया जाए, उसकी मांग की उन्होंने, ठीक है। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक राष्ट्रवादी के रूप में उभरे, हम लोग देखा ही है अपने अभी बहुत सारे चैप्टर में, अभी मिल ही गया पिछले टॉपिक्स में। गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो गरीबों की तरह कपड़े भी पहन के आ जाते थे। आप जिस मतलब आदिवासियों के पास जा रहे हैं और आदिवासी भाषा बोल रहे हैं, जैसे कि आपने वो देखा होगा, कौन था वो, जहांगीर था ना, जिसने हॉकिंस को इंग्लिश खान कह दिया था। क्यों कहा था, क्योंकि वो आया तो थोड़ा सा इनकी भाषा में बोलने लगा, ठीक है, और इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा था, तो उनने क्या किया कि उसको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। वैसे ही क्या था, गांधी जी जब जाते थे ना, तो जिस भीड़ में जाते थे वो उसी भीड़ में उनकी जो लैंग्वेज वहाँ की जो होती थी ना, उसी भाषा में बात करते थे, ठीक है। तो वो गरीबों के दिल में एक अलग ही जगह बना लेते थे। आप किसी के सामने जाके उसी की भाषा में बात करोगे तो आपकी बातों को ज़्यादा समझेगा। जैसे हमने राष्ट्रवाद में देखा था कि इतिहासकारों ने जब संस्कृत बुक का वो ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया, लोगों में खूब प्रचलित होने लगी बातें कि हाँ, ये यहाँ की संस्था ये है, यहाँ की संस्कृति ये है। वैसे ही गरीबों के लिए इनकी जो है गहरी सहानुभूति मिलने लगी थी, ठीक है। तो यही था बीच में, ठीक है। उसके बाद ये वाला देख लीजिएगा, गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों के चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों को बंद करने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। अब सिंपल सी बात है, सब कुछ बंद होगा तो सबका थोड़ा सा शांत शांत सा माहौल दिखता होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध किया गया। रॉलेट एक्ट के बारे में हमने देखा ही था, जहां बहुत सारे लोगों ने युद्ध में अंग्रेज के पक्ष की सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इनकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया था, हमने देखा ही था। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया था। पता ही है कि जब वो पंजाब जा रहे थे तो गांधी जी को कैद करके कहाँ भेज दिया इन लोगों ने, बम्बई भेज दिया था। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या है, प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई थी, ठीक है। अप्रैल में देखा ही आपने 1919 में अमृतसर में कितना खून खराबा हुआ, चरमोत्सव पड़ा, ये सब हमने पढ़ लिया है। इसलिए अब यहाँ पे देखेंगे, जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दें। यही समय था जब अपने जयप्रकाश नारायण ने 20 दिन एग्जाम होने रहने के मतलब बावजूद भी उन्होंने छोड़ दिया था, कॉलेज में एग्जाम नहीं दिया था। न्यायालय ना जाना था, कर नहीं चुकाना था, अभी ऊपर हमने देख लिया था, ठीक है। और सहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत में 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ये वाला टर्म जो है अभी आपने देखा, तो ये क्वेश्चन भी आता है, आप देख लेंगे, क्वेश्चन में आता है ये कि किसमें उन्होंने 1 वर्ष की भीतर स्वराज की प्राप्ति का उद्घोषणा किया था, ठीक है। तो यही वाला, इसलिए मैंने इसको कर लिया है। उसके बाद अपन आते हैं थोड़ा सा, ये खिलाफत आंदोलन था ना, वो क्या था ये देखिए, यहाँ पे दिया ना, तुर्की शासक कमाल जो थे, कमाल पाशा, वो क्या थे, इस्लाम जो होता है उसके जो वो खलीफा थे, यानी कि वो विश्व गुरु कहे जाते थे। मतलब क्या, आप मान लीजिए इस्लाम धर्म है, उसके जो एक गुरु होंगे, जैसे अपने मठ में नहीं होते हैं क्या पुजारी लोग, वैसे ही उनके में भी होता है कि एक जो खलीफा था उसको धर्म से और संस्कृति का हेड माना जाता था, ठीक है। तो इसी के टर्म्स में ये मतलब जो खिलाफत आंदोलन था वो था। अभी देखिए ये वाला जो टर्म है, ये खिलाफत आंदोलन, पहले अब इसको देख लेते हैं फिर मैं डिटेल में समझा देती हूँ। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। किसका आंदोलन था, भारतीय मुसलमानों का। बाद में हिंदुओं ने भी साथ दिया, गांधी जी के साथ सब मिलके किए थे। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी, पहले के ऑटोमन साम्राज्य की सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जाजीरात उल अरब, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। खलीफा के पास जितने, देखिए वो यही था मेन कि खलीफा के पास जो अधिकार हैं वो रहने दिया जाए, उनके जो परंपरागत जो संस्कृति है उनको ना तोड़ा जाए। और आपने देखा ही होगा, सेब्रिज की संधि जो हुई थी मई 1920 में, मई 1920 में हुई थी, ठीक है। सेब्रिज की संधि हुई थी, उससे क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे, वो ब्रिटेन वाले, वो क्या करते थे, मई, ये मई है, ठीक है। मई 1920 में क्या हुई थी, सेब्रिज की संधि हुई थी, ठीक है। अब सेब्रिज की संधि के थ्रू क्या हुआ, तुर्की को जो है ना पार्ट पार्ट में बांट दिया गया,
ठीक है, उन लोग क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे थे उसको। तुर्की का विभाजन हो रहा था, तो सेवरीज की संधि क्या थी, तुर्की तुर्की विभाजन से संबंधित थी। तो उस समय ध्यान रखिएगा क्या हुआ कि सब जो मुस्लिम थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसे विभाजन किया जाए या उनके खलीफा का पद समाप्त किया जाए। तो ये कब की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समय की बात है। उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो डेविड लायस जॉर्ज था। तो ध्यान रखिएगा 1900 जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने सब लायर यानी कि झूठ बोल के ही हमारे साथ भारतीयों का साथ ले लिया। तो उसे याद रखिएगा, ये कौन थे, लायस जॉर्ज थे। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना उसमें दो तरह की चीजें थी, एक तो धुरी राष्ट्र थी और एक क्या थी, मित्र राष्ट्र थी। ठीक है, तो धुरी राष्ट्र में क्या याद कीजिएगा कि देखिए, एक तो धुरी मित्र, ऐसे याद रखिएगा, धुरी मित्र राष्ट्र, क्योंकि दिमाग में नहीं रहता कि कौन कौन से राष्ट्र थे। तो धुरी और मित्र राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र में भारत क्या किया, ब्रिटेन जो भारत जो था ब्रिटेन का साथ दिया, यानी ब्रिटेन वालों ने लायड यानी कि झूठ बोल के हम लोगों को क्या किया, मित्र बना लिया। ठीक, उसमें और कौन कौन थे, फ्रांस, रूस, और हम लोग क्या हुए, फंस गए उसमें। तो ऐसे याद रखिएगा कि ब्रिटेन जहां भी होगा वो मित्रता हमसे झूठी बनाया और क्या किया कि हमें अपने साथ फंसा लिया। ठीक है, उसके बाद रूस, अमेरिका और ब्रिटेन जहां होता है, अमेरिका भी देखते ही हैं आप लोग, मैक्सिमम टाइम मिल ही जाता है। तो फ्रांस, रूस ऐसे याद रहेगा, और अमेरिका, ब्रिटेन। और भारत को मित्र कौन बनाएगा, तो ब्रिटेन ही बनाया था झूठा बोल के, तो लायर्स। और ये कौन थे, मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, अब देखेंगे जो ये तुर्की का जो खलीफा आंदोलन जो जिसकी वजह से हुआ था वो किस में था, धुरी राष्ट्र में था। ठीक है, तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और तुर्की था। ठीक है, तो तुर्की दूरी होते हुए भी भारत में अपने मतलब उसके प्रति जो है भारतीयों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इससे याद रखिएगा आप कि जर्मनी जो था धुरी राष्ट्र में था। ठीक है, जब हम लोग मित्र में राष्ट्र में हैं तो जर्मनी के खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं। पहले तो तुर्की को उन्होंने वादा किया था कि हम नहीं कुछ ऐसा करेंगे, बाद में क्या हुआ, जीत गए ना, तो ब्रिटेन वालों ने धोखा दे दिया। ठीक है, तो उनने तुर्की के विभाजन शुरू कर दी। ठीक, उसके बाद तुर्की का विभाजन कौन कर रहे थे, ब्रिटेन वाले कर रहे थे। टोपी, हिजाब पहनना, इन सब पे भी मना कर रहे थे वो। फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा खलीफा जो थे उनके पद को भी हटाया जा रहा था, समाप्त किया जा रहा था। अब देखेंगे जब ये अपना खिलाफत आंदोलन था, अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, उसके बाद क्या हुआ था, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जो अरुण जेटली के नाम से अभी जाना जाता है, महात्मा गांधी को वहां अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे ही ये अध्यक्ष बने कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि ये जो वो खिलाफत आंदोलन था वो धीमा पड़ गया। वहां पे क्या हुआ कि खलीफा जो थे उनको जो मतलब बैन लगाए जा रहे थे वो छोड़ दिए गए। ठीक है, और क्या, वैसे इसका भी देखिए बाद में फायदा ये नहीं हुआ कि उस समय तो क्या हुआ, गांधी जी की जय जयकार हो गई जबकि अली बंधुओं ने स्टार्ट किया, लेकिन महात्मा गांधी आए और अध्यक्षता की, और इत्तेफाक की बात है कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो जो आंदोलन था उस पे सफलता मिली लोगों को, और ये आंदोलन जो है कम हो गया। तो जो मुस्लिम थे उनके अंदर भी दिल में बहुत जग गया कि ये महात्मा गांधी कुछ चीज है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे खलीफा आंदोलन ये जो खलीफा के लिए जो ये लोग लड़ रहे थे, मेन क्या हुआ कि फिर ये 1924 में जाते जाते क्या हुआ कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया तुर्की जो था। ठीक है, और खलीफा पद तो ऐसे ही समाप्त हो गया, खुद ही हो गया। ठीक है, तो ये फिर कहीं ना कहीं फालतू का मतलब हुआ युद्ध, और बाद में क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष हो गया। तुर्की का जो कमाल पाशा थे उनने खुद अपनी स्वेच्छा से धर्मनिरपेक्षता को अपना लिया था। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष भारत है तो आप धर्मनिरपेक्ष वर्ड को अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद एक वर्ड ये याद रखिएगा कि हाजिल उल मुल्क जो थे उन्होंने हकीम अजमल खान जो थे हाजी उल मुल्क की पदवी जो है कब त्यागी थी, तो खिलाफत आंदोलन के समय उन्होंने ये त्यागी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जब खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने मुस्लिम और हिंदू का एकता का जो सबसे बड़ा अवसर देखा था वो खिलाफत आंदोलन के समय ही देखा था। तो उन्होंने जो ये प्रस्ताव रखी थी ना कि खिलाफत आंदोलन के जितने लोग हैं और हिंदू लोग भी जितने हैं सब मिलके एक साथ ये आंदोलन को शुरू करें, और ये मुस्लिम लोग हिंदू का साथ दें और हिंदू लोग मुस्लिम का साथ दें। तो जो एकता का वो प्रवचन दे रहे थे उस पे क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका देखिए उस समय ये मालूम मतलब मोहम्मद अली जिन्ना भी उस समय मुस्लिम या ये बन के नहीं देख रहे थे। उनका कहना था कि राजनीति में जो है आप धर्म को मत लाओ। ठीक है, जो आज भी कही जाती है कि धर्म पे नाम पे वोट लिए जाते हैं। ठीक है, तो उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना था, बाद में भले ही पाकिस्तान की उसने मांग रखी थी सबसे पहले, ठीक है, 1940 के दशक में, लेकिन उस समय जो वो था उनका कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का कि नहीं, हम राजनीति में धर्म को नहीं लाएंगे। इसलिए वो खिलाफ कर रहे थे कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के सम्मेलन से
किसको प्रॉब्लम थी, तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो उन्होंने भर्त्सना की थी और वो उसके खिलाफ में थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और हाजी उल मुल्क की पदवी किसने त्यागी थी? हकीम अजमल खान ने त्यागी थी। कब त्यागी थी? खिलाफत आंदोलन के समय। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन आपको याद नहीं आ रहा ना, तो एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ। खिल, ये वर्ड आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो आएगा ही खिलाफत आंदोलन। तो खिल से क्या होगा? खलीफा। ठीक है, अली, खिल, अली ब्रदर्स। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा वर्ड मिलता जुलता है, इसे याद रखिएगा कि। और खिलेगा कोई तो कमाल हो जाएगा। अब जब फूल खिलता है तो कमाल लगता है, वैसे याद रखिएगा कि कमाल पासा थे वहां पे जो अंतिम खलीफा रहे। ठीक है, ये था आपका जो है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बता दिया, खिलाफत आंदोलन तुर्की शासन के विरोध हुआ था। अब चलिए, इसमें जो भी हेडलाइन है, देखिए मैं जो है ना एनसीईआरटी का हेडलाइन जो है ना बार बार पूछ दिया जा रहा है, इसलिए मैं किसी को छोड़ना नहीं चाह रही। आप लोगों की समझ मैं सोचती हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो ये टॉपिक, तो सभी टॉपिक से मतलब स्टेटमेंट से होके गुजर जाओ। ठीक है, इसलिए मैं सबको ले लेती हूँ। अब याद रखिएगा, असहयोग को खिलाफत आंदोलन के साथ मिलाने से भारत दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों की निश्चय ही ये लोग पूरी कार्रवाई के बहाव में उन्मुक्त कर दिया था, और चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। ठीक है, विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा, ये तो हमने देख ही लिया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, अब कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चलाया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल हुए थे। तो अगर कहा जाए कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो ये 1921 की सदी थी, उस समय जो है कितने हड़तालें लगभग हुए थे, तो 396 हड़तालें हुई थी। ठीक है, और कितने लगभग श्रमिक शामिल हुए थे, तो 6 लाख श्रमिक जो हैं इसमें शामिल हुए थे। 70 लाख कार्य दिवस का नुकसान हुआ था। आप सोच लीजिए, जितने इतने मतलब लोग नहीं गए थे, तो कार्य दिवस जो है, अब कार्य नहीं होगा तो नुकसान तो होगा ही ना। तो लगभग 70 लाख कार्य दिवस की जो है नुकसान हुई थी। देहात भी, देहात मतलब गांव होता है। ठीक है, ये बिहारी भाषा में यूज किया गया मेरे ख्याल से। देहात भी असंतोष से आंदोलन हो रहा था। हम ही लोग की तरफ ये देहात वर्ड यूज किया जाता है। आंदोलित हो रहा था, और किसके तरफ यूज किया जाता है ये भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, उत्तरी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों की जनजातियों ने वन्य कानून की अवहेलना कर दी। अवध में किसानों ने कर नहीं चुकाने की आंदोलन शुरू कर दी। अब याद रखिएगा, कहाँ पे? अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाएंगे ये आंदोलन शुरू किया था। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। ठीक है, इन विरोधों आंदोलन को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया था। अब यहाँ कुछ है नहीं इसमें खास, यहाँ पे अपन देखेंगे ये वाला। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक, अब कहा जाए कि अमेरिकी जीवनी लेखक उनका कौन था? लुई फिशर था। उसने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का ही नाम नाम हो गया था। एक युग ही महात्मा युग कहा जाता। तो आप हिस्ट्री में भी देखोगे लिखा जाता है महात्मा गांधी युग। ठीक है, तो ये लुई फिशर ने ही एक पहली बार मतलब उसने जीवनी जब लिखी थी महात्मा गांधी की, तो उसमें उसने कहा था ये। ठीक है, उसके बाद असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक, किंतु प्रभाव दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक था। आपने देखा ही होगा, असहयोग आंदोलन शांति से मतलब स्टार्ट तो किया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था? हिंसक रूप ले लिया था। अभी देखिए ये वाला चौरा चौरी वाला कांड, चौरी चौरा। इसके लिए प्रतिवाद, प्रत्याग और स्वशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी। ठीक है, 1857 की भी है, न्यू हिल गया था, तभी तो विक्टोरिया जी आई थी और 1 नवंबर 1858 को उन्होंने घोषणा किया और बताया कि हम जो है भेदभाव नहीं करेंगे। बहुत सारे आश्वासन दिए, लेकिन व्यवहार में नहीं किया था। वैसे शिक्षा पे खर्च उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एक जो उन्होंने 1857 में टर्म को फुलफिल किया था, बाकी उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी। फरवरी 1920 में, यानी कि 5 फरवरी को, किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें 21 लोगों की, पुलिस वालों की मौत हो गई। कहीं कहीं 23 भी देता है, लेकिन 21 पुलिस वालों की मौत बहुत जगह मिला है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन पे इन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया, और उसमें पुलिसों की जो है जिंदा जला दिया इन लोगों ने। आग लगा दी थी बाहर से ही पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई थी। ठीक है, हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। अब गांधी जी क्या हुए? उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि अरे अब जाओ, अब तुम ही लोग कर लो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम तो हिंसा का साथ देंगे नहीं।
तो उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया था, ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने आप को मार सकता हूँ, मैं हर तरह की यातनाएं सह सकता हूँ, हर तरह की पीड़ा सह सकता हूँ, लेकिन हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था, ठीक है, तो उनका ये स्टेटमेंट था, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये असहयोग आंदोलन वापस लिए थे ना, तो जो अपने सुभाष चंद्र बोस थे, चित्तरंजन दास थे, इन लोगों को बहुत एक धक्का लग गया था। सब उस समय तो जेल में मैक्सिमम कांग्रेसी नेता जो थे जेल में बंद थे, लेकिन सबको धक्का लग गया। और बाद में आगे चल के आप देखेंगे कि जब ये इन्होंने जो असहयोग आंदोलन है वापस लेने की घोषणा की, तो थोड़ा सा सबके मन में आ गया कि जब हम पीक पॉइंट पे, अब सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जब हम आज़ादी के पीक पॉइंट पे हैं, अब हम कुछ रास्ता तय कर चुके हैं, हमें दिख रहा है कि हम स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं, जब अंग्रेज की नींव अच्छे से हम हिला पा रहे हैं, ठीक है, तब ये महात्मा गांधी जो है वापिस लौट रहे हैं, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और आपने देखा ही भी होगा कि बाद में क्या हुआ था, 1 फरवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने के नेतृत्व में क्या हुआ था, स्वराज दल की अलग से एक स्थापना की गई थी, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बाद में ये लोग किससे जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे 1 फरवरी 1923 को, जो है आपको 1923 स्वराज दल की स्थापना हो जाएगी, मतलब विरोध में, क्योंकि उन लोगों को लगने लगा कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं जो अपने गांधी जी हैं, ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने जोर से किसी भी तरह की उत्तेजना निहत्थे पर एक तरह से भीड़ को, हाँ ये देख ही लिया आपने, पुलिस को जो उन्होंने मार दिया था। उसके बाद आप ये देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था, पता ही है, कांग्रेस नेता भी जेल में डाले गए थे। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को जो है कब गिरफ्तार किया गया, मार्च 1922 में, और किस आरोप लगाया गया था, क्या आरोप लगाई गई थी महात्मा गांधी पे, तो वो राजद्रोह की आरोप लगाई गई थी, ठीक है। और इन्हें कितने साल का सजा हुआ था, 6 साल का सजा हुआ था। ये कितने दिन के कौन से आरोप में, राजद्रोह के आरोप में 6 साल की इनको सजा हुई थी। आपने देखा होगा अपने तिलक जी थे, उनको भी मांडले जेल में 6 साल की जो सजा हुई थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, गीता रहस्य की जो रचना की थी। तो उसी तरह यहाँ भी गांधी जी को भी राजद्रोह के अपराध में 6 साल की सजा हुई थी। अब एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखेंगे आप, जो वहाँ पे जस्टिस थे, जो मतलब उनको सजा सुना रहे थे, उनका नाम था CN ब्रूमफील्ड, ठीक है। उनको सजा सुनाते समय गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो भी उनके पक्ष में, मतलब उनको लगा कि इतनी लोकप्रियता इस इंसान के प्रति लोगों की है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ तो है, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब उसको भी, वो भी प्रभावित हुआ था, ब्रूमफील्ड जो था, CN ब्रूमफील्ड, ठीक है। तो उसने ये इस तथ्य को नकारा, असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा भी, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं, उन्होंने गांधी जी से कहा था, ठीक है। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। तो ये किसने कहा था, CN ब्रूमफील्ड ने, ठीक है। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, ठीक है। बहुत से लोग जैसे उनको, जैसे आपने ये कौन थे, जिन्ना जी जो थे, वो भी आज कायदे आजम महात्मा गांधी ने उनको एक पदवी दी थी, उनको पटाने के लिए दिया था, कि ताकि कायदे आजम कहेंगे, थोड़ा सा अपने पक्ष में लेने के लिए उनको ये पदवी जो है मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो वो भी जैसे विरोध में थे, लेकिन वो आइडियल मानते थे महात्मा गांधी को, ठीक है। तो वही ये बात कहना चाहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर, मतलब उनकी जो लोकप्रियता थी उसका बड़ाई किया, लेकिन फिर भी उन्होंने, अब क्या करेंगे, वो एक पद पे बैठे हैं, वो एक जस्टिस हैं, जज जस्टिस थे वो ब्रूमफील्ड, तो किसी भी पद की वो जो है गलत यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कानून की अवहेलना ना की, तथा अतः उन्हें न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई थी। तो पूछा जाए कितने साल के लिए, तो 6 साल के लिए, और सेम 6 साल के लिए तिलक को भी सुनाया गया था मांडले जेल वाला, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जल एक सेकंड, लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। उसने सजा तो सुना दिया 6 साल का बाय द रूल, लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर आपको ये सजा कम की जाती है और आपको आजाद किया जाता है, मुक्त किया जाता है, तो सबसे ज्यादा मैं ही खुश होऊंगा, ठीक है। भले ही उसने सजा सुनाया, लेकिन देखिए अब गांधी जी की लोकप्रियता आगे देखेंगे। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार फरवरी 1919 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वादों को उन्होंने पूरा किया। अब व्यवसायिक व बुद्धिजीवियों को भी आंदोलन में
मतलब आंदोलन नहीं रह गया था। यह व्यावसायिक हाँ, मतलब ये आंदोलन जो था व्यावसायिक और बुद्धिजीवियों यानी बड़े लोगों तक ही नहीं रह गया था, ये किसानों और आदिवासियों तक भी पहुंच गया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हजारों संख्या में किसान और श्रमिक शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने उनको महात्मा मतलब जो वर्ड है उसको समझने लगे वो लोग। उसके बाद खादी वस्त्र पहनते थे उस समय। उसके बाद उन्होंने प्रशंसा ये भी की थी कि जो गांधी जी हैं, आप देखते ही हैं धोती पहन के हर जगह घूमते थे, जबकि अंग्रेज वहाँ पे नेता थे या चाहे कुछ भी पद पे थे तो क्या पहन के घूमते थे, कोट पैंट। लेकिन महात्मा गांधी जो है क्या पहन के घूमते थे, धोती। ठीक है, तो वो भी एक उनको जो प्रेम देता था कि हमारी तरह ही रहते हैं ये। ठीक है, ये हो गया, और उनकी भाषा में ही बोलते थे, ये मैंने ऊपर बता ही दिया। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जहाँ अन्य राष्ट्रवादी नेता वही पश्चिम शैली को फॉलो करते थे, वहाँ सॉरी वहाँ गांधी जी क्या करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। ठीक है, उसके बाद गांधी जी को अच्छा अब ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी जो थे ना वो छोटे छोटे जो वो होता है कुटीर उद्योग होता है उसके पक्ष में थे। वो जो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं उसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि बड़ी बड़ी मशीनें जो है आज मार्केट में आ जा रही है, उससे क्या हो रहा है, गरीब की जो रोजगार है वो छिन जा रही है। ठीक है, उसके बाद आप ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे पूछ देता है। जब ये महात्मा गांधी है 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की ये जब महात्मा गांधी हैं यात्रा कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था, उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने ये घटना कब करी थी, अपना सिर कब मुंडवा लिया था, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो। ठीक है, गरीबों के साथ अपनी मतलब अपना क्या अपना संबंध जो अपना कम्युनिकेशन है समझाना और अपने आप के साथ उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने ये काम किया था। ठीक है, उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था। उनका यह नया रूप तपस्या और संयम की प्रतीक भी बनी, और वे ऐसी विशेषताएं थी जिनके गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लेंगे जो मैंने अभी बताया ना कि उन्होंने कुटीर उद्योग का साथ दिया था। उन्होंने जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बना रखा है, श्रम को हटाना चाहते थे वो, और हटा भी थोड़ा सा दिया था। कि घोर आलोचक महात्मा गांधी क्या थे, मशीनों के घोर आलोचक थे, ये तो हमने बताया ही अभी पहले। उन्होंने छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का साथ दिया था। उसके बाद देखिए वो क्यों करना चाहते थे, तो उनका कहना था मैं ऐसे धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी हाथों में करना चाहता हूँ। आपको पता ही है कि जो किसान है वो खेत में बहुत अच्छे से आलू उगाता है, और जो मशीनें हैं वो फटाफट चिप्स बनाती है और महंगी बिक जाती हैं। तो इनका कहना था कि थोड़ा सा क्या होगा, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा तो उससे क्या सबके तरफ। और उन्होंने पिछले चैप्टर में आपने देखा ही था कि उन्होंने कहा था गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है, और वो जो बीच का भेदभाव है दूसरे के क्षेत्रीय गैप जो होती है कही जाती है वो कैसे हटाई जा सकती है। तो सबको कुटीर उद्योग में मतलब शामिल करके सबको उद्योग दे के मतलब उद्योग में काम दे के रोजगार दे के वो किया जा सकता है। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, और उन्होंने ये कब किस में दिया था, उन्होंने अपनी ये यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका थी उसमें उन्होंने ये मतलब जाहिर किया था अपनी व्यक्तित्व को। ठीक है, अपने वक्तव्य को। अब यहाँ पे एक साथ देख लेंगे ये कि देखिए क्या है गांधी जी के बारे में, ये शाहिद आमीन जो है एक मतलब कि अंधविश्वास वाली बातें कहते हैं। कि देखिए एक बार क्या हो रहा था, भटनी से गांधी जी स्थानीय जनता को संबोधित किया। उसके बाद ये गोरखपुर में ना एक कुसुमही मतलब उत्तर प्रदेश में एक कुसुमही नामक स्थान है, जहाँ पे जब गांधी जी गुजर रहे थे ना तो एक चादर बिछाई गई थी, और लोग ये देखिए जंगल में था फिर भी लोग वहां से उनसे मिलने के लिए उस जंगल में सुनसान जंगल में लोग चले गए थे। ठीक है, और वहां पे एक चादर बिछाई गई थी तो उसमें फैलाई दी गई जिसमें रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी थी। ठीक है, तो गोरखपुर स्टेशन की ये बात है, मतलब वहीं पे ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है कुसुम ही। ठीक है, तो ये अब ये क्या है, अंधविश्वास है, तो ये अंधविश्वास वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग इसे ये समझिए कि देखिए ये क्या कहा जाता था कि संयुक्त प्रांत के स्थानीय समाचार पत्रों में ये फैलाई गई थी अफवाहें, मतलब अफवाहें थी उस समय की, लेकिन लोगों में ये देखिए कितनी मतलब इनके प्रति लोकप्रियता थी। ये देखिए बस्ती गांव में सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा गांधी जी में तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने जहां गुड़ का उत्पादन होता है में गन्ने के रस से भरा कड़ाहा उबलता हुआ 2 भागों में टूट जाएगा। ठीक है, आपने गुड़ बनाते देखा ही होगा क्या, गन्ने का रस को पहले खूब खौलाया जाता है तो वो बनता है, तो सच में क्या हुआ, वो टूट गया। सोचिए कोइंसिडेंस इसको कहेंगे। अब पता नहीं ये सच था कि नहीं। उसके बाद एक देखिए क्या हुआ, आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा जी के प्रमाणित को तब विश्वास करेगा जब उसके गेहूं का खेत तिल में बदल जाएगा। और अगले दिन क्या हुआ, सारा गेहूं का खेत जो है तिल में बदल गया। हो सकता है रात में किसी और ने जाके सारे बदल दिए हों, गांधी जी के जो फेवरेट होंगे, अब पता नहीं, लेकिन ऐसी उनकी जो है
लोकप्रियता थी उस समय। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता है। ठीक है, जो देखिए एनसीईआरटी है उसके फैक्ट्स को मैं कवर करती जा रही हूँ। ठीक है, महात्मा गांधी बेस पेशे से क्या थे? एक व्यापारी और वकील थे। ठीक है, अब यही सब जो है देखिए अफवाह के बारे में है कि एक ने रुकने से मना कर दिया, जुआ खेल रहा था तो उन्होंने मना किया कि मत खेलो, तो उसने मना कर दिया। अगले दिन उसका क्या हुआ? बकरी को 4 कुत्तों ने काट लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए शराब पीना छोड़ने के लिए एक व्यक्ति ने अपने निश्चय पर किया, तो उसके रास्ते में रोडों की बारिश होने लगी। मतलब ऐसी भी अंधभक्ति थी उन लोगों में। देखिए आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिएगा खुद ही, ये अंधविश्वास है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में आया था, आप ये याद रखिएगा। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। राजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की 1920 की बात है ये, एक श्रृंखला स्थापित की गई। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इस समय क्या स्थापित किया गया था राजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए? तो ये था प्रजा मंडल। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आया था, तो ये अभी पूछा जा सकता है। उसके बाद बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, तो बिरला जी भी थे उस समय। ये जो जीडी बिरला है उन्होंने भी साथ दिया था। और सुदूर हिस्सों तक क्या हुआ था आपका? जो आंदोलन है वो फैल गया था, बाकी उसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे अभी देख लेंगे आप। हालांकि महात्मा गांधी स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। 1917 से लेकर 1922 के बीच में भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया था। इनमें कहा ही जाता है गांधी युग, इसीलिए इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी शामिल थे। तो याद रखिएगा, ये कभी कभी ऑप्शंस में नहीं होता है, मल्टीपल ऑप्शंस में पूछ देता है। ठीक है, ये सब क्या थे? उनके घनिष्ठ सहयोगी थे और उनका साथ दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, जब महात्मा गांधी है ना, जो जेल में 6 वर्ष के लिए उनको बंद किया गया था, उस समय क्या हुआ? उनकी तबियत खराब हो गई। तो तबियत खराब होने की वजह से महात्मा गांधी को फरवरी 1924 में ही जेल से रिहा कर दिया गया था। ठीक है, अब उन्होंने अपना ध्यान घर के बुने कपड़ों, खादी को बढ़ावा और छुआछूत पे समाप्त करने पे ध्यान ज्यादा दिया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे आप, हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया था। महात्मा गांधी ने दिया ही था शुरू शुरू से कि हिंदू मुस्लिम एक रहे, और सबको आर्थिक स्तर पर क्या करना चाहते थे? भारतीयों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। अब ये जो जेल वाली बात थी ये देख लीजिए आप। 5 फरवरी 1920 जो 22 थी, सिपाहियों का जो मतलब घटना हुआ था, जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, तो ये वाला वो डेट है। उसके बाद उसमें डेट नहीं दिया था, इसलिए मैंने यहाँ डेट मेंशन कर दिया। 12 फरवरी 1922 को जो है बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति जो हुई थी ना, उसमें महात्मा गांधी ने, यानी कि बारदोली कांग्रेस कार्य समिति में महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, उसके बाद उनको गिरफ्तार कब कर लिया गया था? 4 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया राजद्रोह के आरोप में, और 6 वर्ष की सजा हुई। परंतु बीमारी की वजह से उनको 5 फरवरी 1922 को मुक्त कर दिया गया, रिहा कर दिया गया था। अब क्या हुआ? वो रिहा तो हो गए थे, लेकिन लोगों में जो है ना, देखेंगे आप, जैसे खिलाफत आंदोलन भी कहीं ना कहीं एक तरह से कोई रिजल्ट नहीं लाया। मुसलमानों ने भी देखा कि असहयोग आंदोलन को क्यों इनने वापस ले लिया, तो उनमें भी सांप्रदायिकता की फिर से दंगे भड़कने लगे। उसके बाद क्या हुआ? स्वराज का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ 1 साल के अंदर, जो कहा था उनने, वादा किया था। तो सब में जो एक तो होता ना, इसकी जो निगेटिविटी है वो फैली। ठीक है, उसी में देखेंगे आप, डॉक्टर मुंजे करके हैं एक, उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी के प्रति विरोध में उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव भी किया था। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव किसने लाया था महात्मा गांधी के विरुद्ध में? तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आप एक देखेंगे कूपलैंड नाम का था। ठीक है, उनका कहना था, अब ये पॉजिटिविटी में आप देखेंगे कि कूपलैंड ने ये कहा था कि गांधी जी ने वह काम किया जो तिलक जी भी अभी तक नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन ही नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि जनप्रिय भी बना दिया था। ठीक है, तो कूपलैंड ने उनकी क्या करी थी? बड़ाई करी थी। और ध्यान रखिएगा कि इसी असहयोग आंदोलन के समय, देखिए गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को ना, उनकी जब मृत्यु हुई थी, तो उस समय क्या कहा था अपने जो जवाहरलाल नेहरू हैं, कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया। ठीक है, लेकिन जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय जो है ना, ये सुभाष जवाहरलाल नेहरू ने कहा था
कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता तथा शक्ति संचित करने का पाठ पढ़ाया है। तो पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने ये वक्तव्य जो है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन है, वैसे असहयोग आंदोलन ही दिख रहा है, तो ये पूछेगा क्वेश्चन कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता तथा शक्ति संचित करने का पाठ पढ़ाया है, ये किसका वक्तव्य है, स्टेटमेंट है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब आगे अपन देखेंगे कि पूर्ण स्वराज वगैरह कब मांगी जाएगी। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एमसीक्यू जो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि इसमें दिखा नहीं है अभी कि देखिए 1900, अच्छा क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन में एक ये भी याद रखिएगा कि 17 नवंबर 1921 को, ठीक है, 17 नवंबर 1921 को जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत के दौरे किए थे, तो असहयोग आंदोलन के समय ही जो है उस समय उनका विरोध किया गया था। तो कौन आने वाले थे भारत में, विरोध किया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, याद रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स। अब चलिए एमसीक्यू कर लेते हैं। वैसे जो टर्म छूटते जाते हैं फिर मैं अगले में ऐड ऑन करती जाती हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, जो चैप्टर मैं पढ़ा दे रही हूँ आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के पढ़ लेते हैं ना, तो वाकई आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस है वो कहीं से भी आए आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद साथ में ये भी बता देती हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो जेम्स फोर्ड था। ठीक है, जेम्स फोर्ड जो था भारत का वायसराय था। अभी पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि इसका कार्य क्या था, 1916 से लेके 1921 तक था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये जब 1921 में चला गया तो उसके बाद 1921 से लेके 1926 के बीच कौन रहा था, 1926 के बीच रहा था आपका लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो चौरा चौरी का कांड, चौरी चौरा का कांड कब हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फैक्ट्स तो याद करने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन आता है तो। चलिए आज एमसीक्यू आप स्टार्ट कर देते हैं अपना। निम्नलिखित में पहला जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो आपको पता ही है कि स्टार्ट किसने किया था, शौकत अली और अली ब्रदर्स जो थे वो कौन कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली थे। अबुल कलाम आजाद भी उन्होंने साथ दिया था लेकिन वो स्टार्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए डिटेल में दे दिया है कि उन्होंने स्टार्ट किया था, हमने ऊपर पढ़ ही लिया। आप याद रखिएगा अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी भी इसमें शामिल थे। और ये अपने अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, आजा हकीम, ये सब जो क्या थे साथ दिया था इन्होंने। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे, जो ऊपर एक नाम दिया था ना वो। ठीक है, नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से थे, तो आपने अभी देखा कि कौन थे, जो अपने अली ब्रदर्स थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। ध्यान रखिएगा अली ब्रदर्स। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो किया गया था, तो पहला तो यही था कि तुर्की के जो कमाल पाशा थे, जो खलीफा थे, उनकी जो मतलब अधिकार थे उसको संरक्षण देना। तो मुस्लिम समाज में सुधार, देखिए बहावी आंदोलन था। ठीक है, इसमें ये आएगा आपको दाढ़ी उड़ी बनाने का जो था। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना, ये बिल्कुल सही था। ऑटोमन साम्राज्य की खिलाफत का और रक्षण करना, ये भी सही था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल ये सब की मांग वगैरह की तो बात ही नहीं थी इसमें, वो तो बाद में आपको मिलेगा। जो 1909 और 1919 देखेंगे आप, उन सब चीजों में ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। यानी कि मुस्लिम, भारत में मुस्लिम ब्रिटिश मतलब मुस्लिम में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने, और ऑटोमन साम्राज्य का जो वहां पे खिलाफ कमाल पाशा थे उनके प्रति। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था आपको महात्मा गांधी को। ठीक है, ये देख लेंगे आप। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने विरुद्ध के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हुआ दिल्ली में 23-24 नवंबर, यानी 24 नवंबर को ये हुआ था। 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के समय, हाँ ये रहा, 24 नवंबर की अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अमृतसर अधिवेशन के खिलाफत आंदोलन को जोर और अधिक बढ़ावा मिला था। ठीक है,
उसके बाद गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अभी हमने देख ही लिया था, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो क्योंकि वो उनका मानना था कि अगर हम दोनों सब साथ में लेके करेंगे काम को तो और आगे बढ़ सकेंगे। तो उनका यही था कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना था कि हम इसमें 100 वर्षों तक पुनः प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे? तो ये महात्मा गांधी है, उन्होंने दूरदृष्टि देख ली थी, इनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी थी। ठीक है, महात्मा गांधी की। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिर उल मल्क की पदवी त्याग दी थी? तो अभी हमने ऊपर देखा था, ये कौन थे? अजमल खान थे। कहाँ है अजमल खान? हकीम अजमल खान, यही थे जो थे, इन्होंने अपनी हाजिक उल मिल्क की पदवी को क्या किया था? त्याग दिया था। कब? खिलाफत आंदोलन के समय। ठीक है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और अनुयायियों को कट्टरपंथी को प्रोत्साहन ना करे? उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, उनका कहना था कि राजनीति में आप धर्म को ना लाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो सेम वही आंसर हो जाएगा आपको, मोहम्मद अली जिन्ना। ये हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। शौकत अली ये सब तो नेतृत्व करता थे। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम जो मतभेद थी उसमें कमी आई थी। ठीक है, भले ही बाद में जब इन्होंने वापस लिया था तो थोड़ा फिर से वो क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं बाद में बढ़ने लगे थे फिर से। और उसी समय आप देखेंगे कि जैसे अवध में किसान आंदोलन हो रहा था, यूपी अवध में, फिर एका आंदोलन हो रहा था अवध में। उसके बाद मोपला विद्रोह आप लोग मालवा में देखेंगे, मालाबार केरला में हो रहा था मोपला विद्रोह। फिर से अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ये पंजाब है ना, उसमें महंतों के निष्कासन के समय की बात है ना, उसी समय जो है स्वामी श्रद्धानंद जो है दिल्ली में भाषण देने आए थे, तो हिंदू मुस्लिम एकता के वो पे उस समय जो है सैफुद्दीन किचलू को जो है वो चाबी जो टेम्पल वाला जो क्वेश्चन था ना वो आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद में अगला क्वेश्चन यही था। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? देखिए अब पूछा था उस समय किसको चाबी थमाया गया था, तो अब ये पूछा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? तो वो हो जाएंगे आपको स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद में प्रवचन मंच में स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुसलमानों के समक्ष भाषण दिया था। ठीक है, कब दिया था? 4 अप्रैल 1919 को। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, वो क्यों किए थे? क्योंकि वो मुसलमानों का सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, ये हो जाएगा। खलीफा को हटाने के लिए, खलीफा को ये नहीं, पुनः स्थापना नहीं, खलीफा को हटाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन कौन नहीं किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा दिया है, अब क्या इसको बार बार पढ़ूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद में आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि इस नेतृत्व को संभालने के लिए किसने की थी? खिलाफत कमेटी सभा ने 1920 में किसको? महात्मा गांधी को, इलाहाबाद में। ठीक है, आप ये रोक के देख लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंचिसन ने इस कथन का संबंध किया था? तो देखिए ये किसने दिया था? एंचिसन ने दिया था। ये याद रखना है आपको, हिंदू मुसलमानों को भिड़ा नहीं पाए क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने उन लोगों को ऐसा होने नहीं दिया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के समय की बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा क्या थी? तो ये देखिए इसमें याद रखने की मतलब क्या होता है, दिमाग से उतर जाता है। तो मोपला जो था मालाबार, मौ से मोपला और मौ से मालाबार। ठीक है, और मालाबार किधर आता है? तो आपका केरला की तरफ आता है। उसमें भी कंफ्यूजन होगी, तमिलनाडु में आएगा कि केरल में आएगा। तो ये भी ल पे एंड होगा और केरल भी ल पे एंड होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, मालाबार केरला में ये जो आंदोलन था वो हुआ था 1921 में। किसके लिए हुआ था? खिलाफत आंदोलन की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपने जड़े जमाता रहा। केरल में प्रांत में जिलों में मोपला काश्तकारों के आंदोलन का मुख्यतः लगान और
बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे उनको जो लगान है उसमें चेंजेस भी कर देते थे और मन चाहा जितना चाहते थे वो वसूलते थे उनसे लगान। तो ये किस समय की वो हो जाएगी, शाखा क्या थी इनकी? 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। शाखा तो हो जाएगा मतलब खिलाफत आंदोलन का ही, और ये कहाँ था? केरला मालाबार। ठीक है, उसी समय ये लोग चला रहे थे जो ये आंदोलन है, ठीक है, मोपला वाला। और अवध में एक आंदोलन, किसान अवध किसान आंदोलन, उसके बाद पंजाब में महतो का निष्कासन, उसी समय सिखों के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक है, असहयोग सब क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो आपने देखा है कि CR दास जो थे, कहाँ गए, ये रहा। CR दास जो है उन्होंने पहले विरोध किया, बाद में उसका साथ दिया और उन्होंने प्रस्ताव को ही पारित किया था, खुद ही उन्होंने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो आपको पता ही है कि 1920 में शुरू किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 19, देखिए 31 अगस्त को औपचारिक रूप से इसको पारित वारित कर दिया गया था, स्टार्ट करना था, लेकिन क्या हुआ, 1 अगस्त को दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को जो है तिलक की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु हो जाती है। और उस समय क्या किया जाता है, एक तिलक फंड जो है स्टार्ट किया जाता है। और आप देखेंगे उस समय तिलक फंड में महिलाओं ने अपनी ज्वेलरी तक उतार के रख दी थी। ठीक है, सारी महिलाएं ज्वेलरी, और 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़ से मतलब प्लस ही, 1 करोड़ प्लस जो है आर्थिक जो है सहायता इकट्ठी की गई थी जब तिलक फंड की घोषणा की गई थी। मतलब सबके सामने लाया गया था तिलक फंड में, सबने, अपनी औरतों ने भी साथ दिया, सबने साथ दिया, और ज्वेलरी तक औरतों ने रख दिए थे। ठीक है, तो 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। और तिलक फंड किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन के समय जो है स्टार्ट किया गया था वही है तिलक फंड, ये भी याद रखिएगा आप। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1920, ये हो ही गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये वही सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो अभी हमने बताया था कि जन आंदोलन कौन सा था उनका? असहयोग आंदोलन। ठीक है, और उन्होंने इसी में जो है ना अनशन यूज किया था, पहली बार भूख हड़ताल किया था। ठीक है, तो अ से असहयोग आंदोलन और अ से अनशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 1920। अभी देखा आपने, जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार रोक के। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा दिया है इसलिए अब नहीं पढ़ रही बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो देखिए खिलाफत का तो प्रश्न था ही था। ठीक है, नमक कानून वाला जो बात था वो नहीं था, क्योंकि पंजाब में अत्याचार वगैरह ये तो हो ही रहे थे। रॉलेक्ट एक्ट तो था ही एक मुद्दा बड़ा, और खिलाफत जो तुर्की वाला था वो तो था ही। तो कौन सा हो जाएगा? नमक कानून। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो देखा ही आपने अभी, ये 1920 में प्रारंभ किया था। और 5 फरवरी 1922 को उन्होंने क्या किया था? वापस ले लिया था, और बारडोली कांग्रेस अधिवेशन जो कार्य समिति जो सम्मेलन हुआ था उसमें। ठीक है, 12 फरवरी को। ठीक है, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? देखिए अभी क्वेश्चन ये पूछा गया, तो ये कब दिया था इन्होंने? असहयोग आंदोलन के समय कहा था कि हम लोग 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में? तो ये किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, ये अभी हो गया, ऊपर ही था असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ये बताना है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति सही है, इसमें बहिष्कार की योजना अपनाई गई सही है, इसमें समर्थन किया ये गलत है, ये वाला भी 1920 से 22 तक की ये सदी रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? विरोध किया था, ना कि साथ दिया था। उसने कहा था राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित किया करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की गई जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम है क्या? क्या है? तो ये वाला जान नहीं सकते। देखिए क्या हुआ था, शराबी जो है ना बिहार में बहुत थे उस समय। तो उस समय देखा गया कि अरे राजस्व में बहुत घटी आ गई है, तो फिर से कहा गया कि चलो शराब तुम लोग पियो ताकि पैसे आए। तो यहाँ देखेंगे आप, अपनी हित साधने के लिए फिर से ये मतलब आंदोलन जो है ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करता ही करता है। तो ये कौन सा था? ये अपना प्यारा बिहार था जिसको प्रेरित किया गया था कि फिर से शराब पियो। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप हुआ था कि घाटा हो गया था इसलिए। और आज बिहार में जो है शराब बंद है, लेकिन महंगे दाम पे शराब
खुलेआम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन से। ठीक है, अब देखना है कि ये क्या क्या था। तो प्रथम जन आंदोलन बनी, ये तो हमने देखा ही। एकता में वृद्धि हुई हिंदू मुस्लिम के, ये भी देखा ही हमने। और ये देखा ही था कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ये नहीं था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग स्टेटमेंट रुक के ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। देखिए कहीं कहीं मिलता है कि कैसर हिंद की जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटाया था, कहीं कहीं मिलता है असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने ये लौटाया था कैसर हिंद की उपाधि जो है। ठीक है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो अभी हमने देखा था कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और सी आर दास। इन्होंने अपनी क्या की थी, वकालत छोड़ दी थी। अभी इसमें जो ऑप्शन में है चित्तरंजन दास है, तो ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। तो आपको पता ही है कि तिलक जी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। तो वो परिणाम नहीं देख पाए थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस स्टार्टिंग में उन्होंने साथ पूरा दिया था। ठीक है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये अपने बिहार के वो से है। देखिए ये थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन इन्होंने बिहार छपरा में जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय कहाँ से इन्होंने वो किया था, छपरा से किया था। ठीक है, राहुल सांकृत्यान जो थे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे, इनकी जन्म और ये मृत्यु बताई गई है। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों के सक्रिय थे, ध्यान रखिएगा बाढ़ पीड़ितों के लिए सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से वो जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। तो 5 फरवरी 1922 को जो है ये घटना घटी थी। ठीक है, वैसे देखिए ये कहीं कहीं 4 फरवरी को वास्तविक मानी जाती है। अब आप लोग ये कमेंट में करेंगे कि 4 फरवरी 1922 ऑफिशियल सही है या 5 फरवरी 1922 सही है। वैसे इसमें जो आंसर दिया है वो बोला है कि 4 फरवरी 1922 को सही जो वास्तविक तिथि है वो है। ठीक है, ये यूपी लोअर सब एग्जाम में ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे दिया है इसने, यहाँ देखेंगे आप 23 की जगह 21 सिपाहियों का दिया है 4 फरवरी 1922 को। तो देखिए मैक्सिमम जगह जैसे आप स्पेक्ट्रम को भी देखेंगे उसमें भी 4 फरवरी ही दिया है। ठीक है, लेकिन मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर में देखे हैं 5 फरवरी। तो आप लोग ये कमेंट करेंगे कि 5 फरवरी या 4 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो आपको पता ही है कि वो गोरखपुर ये जो है उत्तर प्रदेश का उसी के जनपद में ये स्थित है। ठीक है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड के वजह से वापस ले लिया था। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। और 12 फरवरी उन्होंने बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक के आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो आप लोग ये याद रखिएगा कब किया था, 12 फरवरी 1922 बारदोली में कांग्रेस बैठक में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में, अब देखिए ये थोड़ा सा उस समय का करंट था लेकिन फिर भी अभी कभी भी पूछा जा सकता है। 21 में मंत्री जो द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। तो फरवरी 1921 से अब जो है चौरी चौरा शताब्दी समारोह स्टार्ट हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि वो किसी भी हाल में हिंसा को नहीं साथ देना चाहते थे। और उस समय क्या हो गया था, चौरी चौरा जो कांड था वो घट गया था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। तो वो चौरी चौरा हिंसा के कारण ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चौरी चौरा कांड की वजह से उन्होंने वापस लिया था, दिमाग में बैठ ही गया होगा, इतनी बार आ गया क्वेश्चन। तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी एक हिमालय जैसी भूल बताई थी। आप याद रखिएगा जब चौरी चौरा कांड हो गया ना, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने ये असहयोग आंदोलन किया था वो मेरी एक हिमालय जैसी भूल थी। हिमालय जैसी भूल ही क्यों कहा, क्योंकि विश्व के जो सबसे जो 10 जो पीक पॉइंट पाए जाते हैं, वो सबसे बड़े पीक पॉइंट वो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेपाल और भारत में मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा हिमालय जैसी भूल। ठीक है, उसके बाद चौरी चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो वो थे
आपके गोरखपुर के निकट चौरा चौरी जो घटना हुआ था, तो उस समय ये देखिए आप बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठकर बुलाकर असहयोग आंदोलन में स्थगित करने की घोषणा की। और बारदोली गुजरात में सामूहिक सत्याग्रह के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की तैयारी कर रहे थे वो बेचारे, ठीक है। तब तक इधर क्या हुआ, चौरा चौरी का कांड हो गया, ठीक है। तो वो कहाँ थे उस समय, बारदोली में, ठीक है। उन्होंने बारदोली में जाके वो सविनय अवज्ञा, क्योंकि उन्होंने धमकी दिया था अंग्रेजों को कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा, लेकिन चौरा चौरी अगर नहीं हुआ होता तो वो फिर आगे बढ़ते इसमें। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ। तो ये कब समाप्त हो गया, 1922, 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को ये समाप्त हो गया। और गांधी जी ने कब स्टार्ट वो किया था, 12 फरवरी, बारदोली में उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं स्थगित करता हूँ। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया था। तो अभी बताया मैंने, डॉक्टर मुंजे ने जो था एक निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन बताना है कि आपको सबसे पहले क्या होगा। तो ये बताइए, पहले तो सबसे पहले ये होगा कि नहीं ये नहीं होगा। देखिए पहले क्या होगा, ये लोग जाएंगे, ठीक, आक्रोशित हो जाएंगे, फिर ये लोग क्या करेंगे, पुलिस थाना पे जो है आग लगा देंगे। जब ये लोग आग लगा देंगे तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, चौरा चौरी कांड दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गांधी जी द्वारा आंदोलन की जो है समाप्त कर दी जाएगी, और गांधी जी की जो है मार्च में क्या हो जाएगी, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। नहीं, इसका पहले सबसे पहले युग्र बुर्द वाला प्लस था, 2 पहले सबसे किस में है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब उग्र भारी हो जाएगी उसके बाद चौरी चौरा कांड हो जाएगा, तो 2 1 ये वाला, 3 इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी, और फिर गांधी जी ने स्थगन किया, नहीं पहले 12 फरवरी को उन्होंने स्थगित किया था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहला ये हो जाएगा, एक में ये हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगी, चौरा चौरी कांड हो जाएगी, तो 2 में ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो 12 फरवरी को ये आंदोलन को स्थगित कर देंगे, तो ये 3 में हो जाएगा और ये 4 में हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, एक कौन सा ऑप्शन पहले सही होगा, 2, फिर उसके बाद आपको आएगा 1, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरी का कांड हुआ, फिर उसके बाद 12 फरवरी को इन्होंने स्थगित किया और इनको 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद तो ये गिरफ्तार वाली जो स्थिति है वो सबसे लास्ट वाली होगी, ठीक है। तो कौन सा सबसे लास्ट में था, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये अपने बिहार के क्वेश्चन से है, जब बिहार हिस्ट्री में आप देखेंगे तो उसमें और डिटेल से ये दिया होगा। तो वो कौन किए थे, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता को असहयोग आंदोलन के समय 1920 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाकों में इन्होंने, स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत रहने के लिए कर रहे थे कि आप लोग अपना अधिकार को कैसे समझे, क्या करें। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले चौरा चौरी का कांड होगा, फिर वो क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देंगे, फिर लाएंगे बारदोली प्रस्ताव। देखिए पहले चौरा चौरी कांड होगा, ठीक, उसके बाद वो क्या करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे कि 12 फरवरी को हम क्या करेंगे, स्थगन कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2, इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए ऑप्शन में ये देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है कि पहले 4 फरवरी को क्या होगा, 1922 को उनका जो होगा चौरा चौरी का कांड हो जाएगा। 12 फरवरी को क्या होगा, उन्होंने बारदोली प्रस्ताव में वो कर दिया, और उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन हो जाएगा, तीसरा जो है स्थगन कर दिया गया असहयोग आंदोलन को, ठीक है। 1923 से 28 के काल के में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। देखिए गांधी जी ने जब वापस ले लिया ना अपना असहयोग आंदोलन को, तो थोड़ा सा फिर से वो चीजें जो है ना, जो क्रांतिकारी कार्यविधियां थी वो फिर से क्या हुआ, सामने आने लगा, पुनरावृत्ति होने लगी उसकी, ठीक है। आप ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था, इसमें क्वेश्चन है। तो यही होगा कि निष्ठुर बर्बादी का के विरोध ही तो किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। निम्नलिखित संस्थानों में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी।
तो देखिए, ये जो था एक जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, आपने देखा ही पहली बार जब भाषण दे रहे थे अपने मदन मोहन मालवीय के द्वारा बुलाए गए थे, उद्घाटन हुआ था, तो महात्मा गांधी बनारस में जो है अपना भाषण दे रहे थे। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये जो तीनों है वो हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3, जिसमें भी आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम में एकता तो आई थी, ये चीज तो आपको देखने को मिला था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? अब ये बताना है कि इसमें किसका सुमेलन नहीं है। तो 1905 में बंगाल विभाजन सबको पता है। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एओयूएम के नेतृत्व में की गई थी, डफरिन उस समय वायसराय था। उसके बाद 1919 में मॉर्लेमिंटो में सुधार आया था, ये भी सही है। 1930 में नहीं, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। नमक सत्याग्रह उस समय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, देखिए 1929 था, उसमें देखा होगा आपने, लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जो है हमने मांगी थी, ठीक है। तो इसमें जो है आपका राजगुरु को फांसी, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 को हुआ था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 1921 असहयोग आंदोलन नहीं, 1920 को सही शुरुआत हुआ था। ये गलत क्या क्वेश्चन है यार, सही सुमेलित है बताना है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित हो जाएगा? 1931 राजगुरु को फांसी, ठीक है। बाकी गलत दिए है ना, क्योंकि ये भी गलत है। आपको ये भी देखेंगे 1929 की बात है, जब पूर्ण स्वराज अपनाया गया था लाहौर में, उसके जवाहरलाल नेहरू जो थे अध्यक्ष थे। उसके बाद ये भी देखेंगे 1920 में शुरू हुआ था, 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, तो यही जो है 1931 में। इसमें ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, RSB, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो है 1931 में फांसी दी गई थी। 31 मार्च था ना वो, 31 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। 31 मार्च या 13 मार्च था, ठीक है, मार्च 1931 में उनको क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। तो ये वाला जो है सुमेलित है, ये क्वेश्चन इसमें नहीं रहना चाहिए था, पर फिर भी इसमें आपको ये देखना था कि ये भी गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, तो सिंपल सी बात है, चौरा चौरी कांड इसी समय हुआ था, तो बंद हो गया। इस स्थगन का सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। देखिए, विरोध नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उन्हें वो लोग क्या स्तब्ध रह गए थे। बाद में उन्होंने क्या किया, 1 फरवरी 1923 को उन्होंने क्या किया था, स्वराज दल की स्थापना कर ली थी, ठीक है, लेकिन वो विरोध प्रकट नहीं किए थे। तो ये वाला जो कहना है कि मतलब एक तरह से कि मतलब उनने किया था, तो ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ए सही है, लेकिन आर जो है उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, तो इसका आंसर नहीं है इसमें। तो आप देख लीजिएगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन का स्थगित किया गया था। यहाँ पे देखिए, ये दे रहा है कारण 14, ये था RC और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन का स्थगन का कड़ा विरोध किया। अच्छा, ये भी सही है, लेकिन देखिए विरोध तो किया था दोनों में, लेकिन वो जो कहेंगे ना कि ये कारण था इसलिए उन्होंने स्थगित किया था, ये गलत है, क्योंकि चौरी चौरा कांड की वजह से उन्होंने स्थगित किया था। तो विरोध तो मतलब कड़े तौर पे वैसे विरोध कहीं दिखाया नहीं गया है, लेकिन हाँ उन्होंने स्तब्ध रह गए थे कि हाँ उसके बाद क्या किए थे, 1 फरवरी 1923 को उन्होंने स्वराज दल की स्थापना कर ली थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही हो जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर सही से देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें छूट गया है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है और ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो है ये व्याख्या जो आर जो है वो कोई कारण नहीं था कि ए की व्याख्या करे, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी आंसर में रहता है, सी नंबर में अक्सर मैक्सिमम ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में 20 दिन समय बचे थे? ये बिहार PSC में बार बार आता है, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। 20 दिन मात्र उनके कॉलेज की परीक्षा बची थी, फिर भी उन्होंने अपनी 1 साल की मेहनत जो है बर्बाद कर ली। कब किया था? असहयोग आंदोलन में। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विद्रोह सभा का स्थापन किया था? असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का स्थापना किया था, तो ये हो जाएंगे आपके पुरुषोत्तम ठाकुर दास, ठीक है। पुरुषोत्तम ठाकुर दास, जमुना दास द्वारका, कावज सजी जहांगीर, P सेठना और शीतलवाड़ आदि बंबई के उद्योगपति वर्गों में शामिल ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी, ठीक है।
उसके बाद आप सभी मिलकर देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन समाप्त होता है। उसके आगे जो होगा वो देखेंगे अभी चैप्टर में, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया उससे। और आप सभी मिलकर स्टडी क्यू 24/7 को जो है आप लोग सभी तक पहुंचाएं। और आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। और देखिए एक बात कहना चाहूंगी कि आप जब अच्छे से सुन लोगे ना सही से समाज चीज़ों को, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग भूलिएगा नहीं कि ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने बोला है कि कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है, आप लोग आंसर दीजिए इसका। ठीक है, देखती हूँ अभी इतना सारा रामायण पाठ जो आपने पढ़ा उसमें क्या आपने सीखा। ठीक है, और अगर स्पीड स्लो लगती है तो आप लोग फास्ट लगा के सीख लिया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय